जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स जो हमारी सीरीज चल रही है आज दृष्टि की पूरी सीरीज, इस सीरीज के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स को स्टार्ट किया था। उसी के अंतर्गत आज हमारी ये दूसरी क्लास इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स की। यहां पर हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद बोरिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें केवल और केवल फैक्ट भरे पड़े हुए हैं। आज आप लोग इस पूरी क्लास के अंतर्गत कुछ ग्लोबल इंडेक्सेस देखने वाले हो, कुछ के लगभग 10 से 11 इंडेक्सेस यहाँ पर रहने वाले हैं, जिनको हम लोग न केवल समझेंगे बल्कि याद भी करेंगे। और याद करने आने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के क्लास करेगा अच्छे से। आप लोग क्लास को समझने पर ध्यान देना, क्योंकि समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद अपने आप हो जाएगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, देखो अच्छा एक बात और समझना, इंडेक्सेस के संदर्भ में आपने इससे पहले एक क्लास और किया होगा, जहां पर निशान सर ने आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ाया होगा, जहां पर इंडेक्सेस कंप्लीट कराए होंगे। ये जो इंडेक्स आज हम लोग देखने वाले हैं, ये किसी भी समाज के, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमी है, उसके आधार पर जारी की गई रिपोर्ट या इंडेक्सेस है। ठीक है, तो बहुत क्लियर सी बात है। आज की क्लास में 10 से 11 रिपोर्ट या इंडेक्सेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सभी सूचकांक किसी देश की, किसी समाज की या फिर किसी व्यक्ति की अर्थव्यवस्था को बताने का प्रयास करती है। ठीक है, बातें बहुत क्लियर है। स्टार्ट किया जाए टॉपिक को। देखो भाई, सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है एक कंपनी के संदर्भ में। रिपोर्ट का नाम क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। जो रिपोर्ट दी गई उस रिपोर्ट का नाम यहां पर दिया है वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024। विश्व की सबसे अच्छी कंपनियों की एक लिस्ट है। ये लिस्ट जारी कौन करता है, ध्यान रखना, जारी करती है टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन एक पत्रिका है जो कि बहुत सारे रिपोर्ट्स, बहुत सारे सूचियां जारी करती है। उसी के अंतर्गत एक सूची इसकी है, उसका नाम है वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2024। देखो एक बात बहुत क्लियर सी है भाई। अच्छा, कल को मानो मेरा मन करे कि मैं पूरे विश्व की जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं उनकी एक लिस्ट जारी करूं, तो मैं क्या करूंगा? मेरे कुछ अपने आधार होंगे, मेरे कुछ अपने फैक्टर्स होंगे, जिनके आधार पर मैं कंपनियों की रैंकिंग कर रहा हूंगा, और मेरा मन करेगा तो मैं पीसेस अभ्यास को नंबर 1 पर रख दूंगा। भाई मेरे मन, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ऐसा नहीं होता, हालांकि बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो कि रिपोर्ट और इंडेक्सेस को जारी करती है। टाइम मैगजीन उसी में से एक पत्रिका है जो कि ऐसी रिपोर्ट जारी करती है। इसके द्वारा जारी की गई जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का नाम बहुत क्लियर है, विश्व की सबसे अच्छी कंपनियां, वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2024 की लिस्ट इसने जारी की। इस लिस्ट में कहा क्या जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें यह बताया गया कि विश्व की जो सबसे अच्छी कंपनियां हैं उनमें सबसे पहली कंपनी कौन सी है पता है? भाई वही कंपनी जिसका हम लोग लगातार प्रयोग करते हैं, एप्पल। ये सेब वाला एप्पल नहीं है, ठीक है, ये एक आधा कटा सेब है। देखिए आप लोग यहाँ पर जाओ तो देख भी सकते हो। देखिए ये जो एप्पल है, ठीक है, इसी एप्पल की बात की जा रही है यहाँ पर। और ये एप्पल क्या है? यूएसए की एक कंपनी है, और टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग विश्व की सबसे अच्छी कंपनियों में शामिल है। पहली कंपनी, विश्व की सबसे अच्छी कंपनी। अब देखो भाई, हमने देख यहाँ पर क्या लिया, हमने यहाँ पर एक आंकड़ा याद किया कि विश्व की सबसे अच्छी कंपनी एप्पल है, अमेरिका की एक कंपनी है टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम ये बाकी सारे आंकड़े नहीं याद करेंगे यहाँ पर, ठीक है, निश्चिंत रहो। ये सारे आंकड़े हम लोग बिल्कुल याद नहीं करने वाले। हम याद करेंगे इसके बाद कौन सा, कि टाइम मैगजीन भारत की किस कंपनी को सबसे अच्छी कंपनी मानती है। ठीक है, हमारे दिमाग में क्या जाएगा? हमारे दिमाग में जाएगा भाई अंबानी, हमारे दिमाग में जाएगा अडानी, हमारे दिमाग में जाएगा टाटा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो मैगजीन रिपोर्ट है, ये अपने वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज के अंतर्गत भारत की HCL टेक कंपनी को, ध्यान रखना, ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे करंट अफेयर्स की बुक के अंतर्गत इसका जिक्र कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो HCL टेक ये जो कंपनी है, इस कंपनी को विश्व में सबसे अच्छी भारतीय कंपनी के तौर पर शामिल किया गया। रैंकिंग कितनी इसकी है? 112 रैंकिंग यहाँ पर। अगर हम टाटा, रिलायंस और अडानी की बात करें, तो रिलायंस की जो रैंकिंग है वो 646वें स्थान पर, जबकि अडानी की जो रैंकिंग है वो 736वें स्थान पर है। तो ये लोग बहुत अंतिम में है। HCL टेक भारत की सबसे अच्छी कंपनी है, ऐसा टाइम मैगजीन कहती है। तो देखो हमको याद क्या, यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर ये याद करना है कि टाइम मैगजीन ने एक रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में विश्व की सबसे अच्छी कंपनी एप्पल है, जो कि एक अमेरिका की कंपनी है। और इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की सबसे अच्छी कंपनी HCL टेक है, जिसको पूरे विश्व में 112वां स्थान दिया गया है। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना और याद करना है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी अन्य कंपनियां भी हैं, जैसे कि इंफोसिस हो गया, विप्रो हो गया, महिंद्रा ग्रुप हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, और इसके बाद आपका रिलायंस इंडस्ट्री और अडानी ग्रुप आता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, गलती से भी रिलायंस, अडानी, टाटा इनको नंबर 1 पर टिक करके मत आना। दूसरी बात, HCL टेक ये जो पूरी कंपनी है,
करंट अफेयर्स की इस पूरी बुक के अंतर्गत आपको इसका नाम कई बार देखने को मिलेगा। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि इसके अलावा, आज की क्लास के अलावा आपने इस कंपनी का नाम और कहाँ कहाँ पर पढ़ा है। मैं तो बताऊंगा, मैं तो अभी आप लोगों को लास्ट में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। बात क्लियर हो गया। अब देखो, क्योंकि हम लोग कंपनियों के संदर्भ में एक रिपोर्ट देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, कंपनी के संदर्भ में और जितनी भी रिपोर्ट इस मैगजीन में दी गई है उनको साथ में कंबाइन करा देता हूँ, ठीक है। परेशान मत हो। देखो, एक यहाँ पर आगे एक रिपोर्ट दी गई, उस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल 500 रिपोर्ट, ठीक है। मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखो, रिपोर्ट का नाम क्या कह रहा है, ग्लोबल 500 रिपोर्ट, ठीक है। और इसी के नीचे जस्ट एक रिपोर्ट और दी गई है, उसका नाम है ब्रांड फाइनेंस IT सर्विसेज 25 2024। आपको किस इसका मतलब क्या है, देखो, ये विश्व की जितने भी अच्छी IT सर्विसेज की कंपनियां होती हैं उनकी एक लिस्ट जारी करता है। कितनी कंपनियों की, 25 कंपनियों की। संस्थान का नाम क्या है जो जारी करता है, उसका नाम यहाँ पर बहुत क्लियर लिखा गया है कि ब्रांड फाइनेंस। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो ब्रांड फाइनेंस, ये जो संस्थान है यहाँ पर देखो नाम में इसके है, ठीक है। ये विश्व की 25 IT सर्विसेज की जो कंपनियां हैं उनकी एक लिस्ट जारी करता है। इसी के अलावा इससे पहले आपने एक रिपोर्ट और देखा, ग्लोबल 500 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, वही संस्थान। कौन संस्थान भाई, ब्रांड फाइनेंस के द्वारा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, याद करने का प्रयास करो। ब्रांड फाइनेंस के आपने दो रिपोर्ट देखा, एक ग्लोबल 500, दूसरी आपने देखा ब्रांड फाइनेंस IT सर्विसेज 25 2024 रिपोर्ट। याद रहेगा इतना, ठीक है। अब देखो भाई, इन दोनों रिपोर्ट के अंतर्गत क्या कहना चाह रहा है ब्रांड फाइनेंस, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगर हम ग्लोबल 500 की बात करें, ठीक है, तो ग्लोबल 500 के अंतर्गत जो यहाँ पर रिपोर्ट दिया गया है, उस रिपोर्ट में दो तीन बातें बताई गई, ठीक है। एक तो ये रिपोर्ट विश्व की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनियों की लिस्ट जारी करती है और विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट जारी करती है, ठीक है। इस मैगजीन के अंतर्गत केवल मूल्यवान कंपनियों का बात किया गया है, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड जो है, जो कंपनी है, उसकी बात यहाँ पर नहीं की गई है, ठीक है। मैं ध्यान समझाता हूँ। देखो, जो ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट दो प्रकार की लिस्ट जारी करती है। एक लिस्ट होती है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की, जो सबसे मजबूत ब्रांड है पूरे विश्व के अंतर्गत, ठीक है। दूसरी रिपोर्ट होती है तो हम कहते हैं वैल्यूएबल ब्रांड, ठीक है, सबसे मूल्यवान ब्रांड कहते हैं, ठीक है। इस मैगजीन में क्या किया गया, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो केवल मूल्यवान ब्रांड की बात की गई है और उसके संदर्भ में यहाँ पर 4 कंपनियों का नाम दिया गया, ठीक है। पहली कंपनी का नाम कौन सा दिया गया, ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहली कंपनी का जो नाम दिया गया वो वही है जो कि हमने टाइम मैगजीन के अंतर्गत पहली कंपनी पढ़ी थी। टाइम मैगजीन में याद है कौन सी पहली कंपनी थी, टाइम मैगजीन की रिपोर्ट का नाम था वर्ल्ड बेस्ट कंपनी 2024। उसमें भी एप्पल को नंबर 1 पर रखा गया था, यहां पर भी एप्पल को नंबर 1 पर रखा गया है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो मूल्यवान ब्रांड का ये जो लिस्ट है इसका, ठीक है, इस वैल्यूएबल ब्रांड के अंतर्गत भारत की एक टाटा कंपनी जो है, ठीक है, इसको हमने 64वें स्थान पर रखा है, 64th स्थान पर रखा है। मैंने आपसे क्या कहा कि ग्लोबल 500 के अंतर्गत दो प्रकार की लिस्ट जारी की जाती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इस मैगजीन से कंफ्यूज मत होना, एक होती है स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनियों की लिस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की लिस्ट, दूसरी होती है वैल्यूएबल या फिर मूल्यवान ब्रांड की लिस्ट। यहाँ पर हमने वैल्यूएबल का देख लिया कि वैल्यूएबल में एप्पल नंबर 1 पर है और भारत की जो टाटा कंपनी है वो 64वें नंबर पर शामिल है। इसके अलावा जब हम स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनियों की बात करते हैं तो एक नंबर 1 पर कंपनी आती है, उस कंपनी का नाम है वी चैट। आपने देखा होगा, ये एक मैसेजिंग ऐप है, ठीक है। तो वी चैट नंबर 1 पर यहाँ पर आता है। इसके बाद अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जियो जो कंपनी है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है भारत के अंतर्गत, ऐसा बताता है ये रिपोर्ट। 17वें नंबर पर इसको रखा गया। 17वें के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 23वें स्थान पर आपकी LIC शामिल है और 24वें स्थान पर आपके यहाँ पर SBI शामिल है। ये बात बताती है स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड के संदर्भ में ब्रांड फाइनेंस की ये रिपोर्ट। याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, फिर से मैं समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा आप लोग। देखो, अब मैं आप लोगों को डायरेक्टली वो रिपोर्ट खोल के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जा रही है, ब्रांड फाइनेंस एक संस्थान है जो इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबल 500 रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट बताती क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। द एनुअल रिपोर्ट ऑन द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल, सबसे मूल्यवान और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत ब्रांड कौन से हैं उनकी एक लिस्ट जारी करती है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो वैल्यूएबल ब्रांड का एक यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, उसमें नंबर 1 पर कौन है, एप्पल, जो कि इस मैगजीन में भी बताया गया है, ठीक है। बातें बहुत क्लियर है। यहाँ पर आप देखो तो टॉप 25 में भारत की कोई भी कंपनी शामिल नहीं है, मतलब मूल्यवान में भारत की टॉप 25 में कोई कंपनी शामिल नहीं है। भारत की यहाँ पर जो कंपनी शामिल है वो 64वें स्थान पर टाटा कंपनी है, ठीक है। मैं वैल्यूएबल की बात कर रहा हूँ, मूल्यवान ब्रांड की बात कर रहा हूँ। जब हम मजबूत ब्रांड पर आते हैं,
स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड पर आते हैं तो आप यहाँ पर देखो नंबर 1 पर वी चैट शामिल है, ठीक है, नंबर 1 पर वी चैट है, नंबर 2 पर यूट्यूब है, फिर गूगल है। याद मत करना, केवल पहला याद करो यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, केवल और केवल पहला आंकड़ा याद करो। वी चैट को हमने नंबर 1 पर रखा हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड के अंतर्गत। यही रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, ठीक है, कि इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो 17वें स्थान पर जियो को शामिल किया गया, अंबानी बाबा के जियो को यहाँ पर शामिल किया गया है। उसके बाद आप देखो तो 23वें स्थान पर LIC शामिल है और 24वें स्थान पर आपका SBI शामिल है। तो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, इसको आप लोग अपने मैगजीन में एड ऑन कर लेना, इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये मैगजीन में नहीं दिया गया है। आई डोंट नो क्या सोच करके मैगजीन में नहीं डाला गया इस पॉइंट को, लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि भारत की यहाँ पर 3 कंपनियां टॉप 25 में शामिल हो रही हैं। तो आपने एक रिपोर्ट और देख लिया, उस रिपोर्ट का नाम था ग्लोबल 500 2024 रिपोर्ट। बात क्लियर है, याद रहेगा इतना, ठीक है। अब समझो, आगे बढ़ते हैं। ब्रांड फाइनेंस की जो अगली रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का नाम है IT सर्विसेज 25, मतलब विश्व की 25 सबसे अच्छी IT सेक्टर की जो कंपनियां हैं, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, इस क्षेत्र में जो कंपनियां हैं उन कंपनियों की एक लिस्ट जारी किया गया। अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो नंबर 1 पर जो कंपनी यहां पर शामिल है, ठीक है, जो यहां पर नंबर 1 पर कंपनी शामिल है, मैं आप लोगों को यहां पर एक चार्ट बना दे रहा हूं, इसका भी आप लोग चाहो तो चार्ट नोट कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लेना। यहां पर देखो पहले स्थान पर जो कंपनी शामिल है उसका नाम है एक्सेंचर। एक्सेंचर ये कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी आप लोगों की है आयरलैंड की, ठीक है, आयरलैंड की। इसके बाद अगर आप ध्यान दोगे तो ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि सेकंड नंबर पर यहाँ पर आप लोगों का टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज TCS शामिल हो जाता है, ठीक है। टाटा की एक कंपनी है, उसकी एक ब्रांच, उसका नाम है TCS, ठीक है, IT सेक्टर की ब्रांच है। तो TCS पूरे विश्व में ब्रांड फाइनेंस के अकॉर्डिंग IT सेक्टर में सेकंड इंपॉर्टेंट या फिर सेकंड महत्वपूर्ण कंपनी यहाँ पर साबित होती है, ठीक है। इसके बाद आप देखो तो इस रिपोर्ट में टॉप 10 में भारत की 4 कंपनियां शामिल हो चुकी हैं। थर्ड नंबर पर फिर से भारत की कंपनी, उसका नाम क्या है? इन्फोसिस। नोट कर लेने सारे पॉइंट, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो 8वें स्थान पर HCL टेक, ये वही HCL टेक है। जाने HCL टेक कौन सी कंपनी, जिसको टाइम मैगजीन ने, अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो मैं दिखा भी देता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, टाइम मैगजीन ने HCL टेक को भारत की सबसे अच्छी कंपनी बताया था। इसी HCL टेक को ब्रांड फाइनेंस की इस रिपोर्ट के अंतर्गत 8वां स्थान दिया गया है पूरे विश्व भर में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, याद रहेगा। 9वां नंबर पर देखो भाई क्या है, 9वां नंबर पर एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है विप्रो। विप्रो, ठीक है, नोट करते चलना, पैरेलली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स आपको मैगजीन में नहीं मिलने वाले, इसलिए मैं कह रहा हूं कि याद कर लो। अब समझो यहां पर क्या और याद करना है इसके अलावा, ठीक है। ये रिपोर्ट बताती है कि अगर हम बात करें विगत 5 वर्षों की, तो विगत 5 वर्षों में सबसे अधिक ग्रोथ करने वाला, ठीक है, नोट कर लेना कि लास्ट 5 ईयर्स में सबसे अधिक ग्रोथ जिस कंपनी का हुआ है का नाम है इन्फोसिस, ठीक है। मानो अगर प्रश्न ये पूछा, स्टेटमेंट वाला प्रश्न बना कर दिया कि भाई ब्रांड फाइनेंस के अकॉर्डिंग विश्व की सबसे इंपॉर्टेंट IT सेक्टर की कंपनियों में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कि TCS पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक ग्रोथ करने वाली कंपनी, आप टिक करके आओगे सही, नहीं भाई TCS नहीं है, उसका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक ग्रोथ करने वाली कंपनी बनी है। अगर हम पिछले वर्ष की बात करें केवल, तो पिछले वर्ष सबसे अधिक ग्रोथ करने वाली, केवल लास्ट ईयर में सबसे अधिक ग्रोथ करने वाली कंपनी का नाम क्या है? HCL टेक। मैंने कहा ना कि HCL टेक आप लोगों को भूलना नहीं है, इसका जिक्र बहुत जगह आएगा अभी। इनके जो फाउंडर है रोशनी नादर, वो भी बहुत जगह मचा रही हैं, फ्रांस में सम्मान मिल रहा है उनको, अभी एक रिपोर्ट में उनको पावरफुल वुमेन के तौर पर शामिल किया है फोर्ब्स ने, भी हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो HCL टेक कंपनी को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर हम विप्रो की बात करें, तो विप्रो एक ऐसी कंपनी बनी, ठीक है, कि जो पिछले वर्ष, ठीक है, पिछले वर्ष सबसे सर्वाधिक कमी करने वाला, ठीक है, सर्वाधिक डाउन होने वाला सबसे बड़ी कंपनी बनी गई, ठीक है, सबसे अधिक कमी करने वाली कंपनी बनी आप लोगों की विप्रो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर, तो 25 वर्षों में, ठीक है, सॉरी, हाँ, पिछले 25 वर्षों में, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर लिखा भी होगा, एक मिनट देखो, सॉरी 25 वर्ष कह रहा हूँ, शीर्ष 25 में जो टॉप 25 कंपनीज हैं उनमें सर्वाधिक तेजी से वृद्धि करने वाली जो कंपनी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ग्लोबेंट। आप कहोगे सर अभी आपने HCL टेक बताया था, HCL टेक जो मैंने बताया है वो स्टार्टिंग की टॉप 10 कंपनियों की बात की जा रही है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा।
अगर हम टॉप 10 कंपनियों की बात करें तो टॉप 10 कंपनियों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली जो कंपनी उसका नाम है HCL टेक। और टॉप 25 कंपनियों में ध्यान रखना, टॉप 25 कंपनियों में सर्वाधिक ग्रोथ करने वाली जो कंपनी है उस कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, विप्रो, ठीक है, सॉरी विप्रो कह रहा हूँ मैं, फिर से मैं कंफ्यूज हो गया, ग्लोबेंट, ठीक है, अरे कंफ्यूज मत होना आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ बहुत क्लियरली, ग्लोबेंट, ठीक है, ग्लोबेंट, याद रहेगा इतना पॉइंट, क्लियर है मेरे भाई। देखो मैं कह रहा हूँ बात समझना, इस पूरे रिपोर्ट के अंतर्गत, इस पूरे इंडेक्सेस के टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारे आंकड़े हैं, हम सारे आंकड़े याद नहीं करेंगे लेकिन एटलीस्ट समझना प्रारंभ करते हैं ताकि चीजें हमको याद होना प्रारंभ हो जाए, ठीक है। अब देखो, अभी तक आपने क्या देखा, आपने 3 ऐसी रिपोर्ट पढ़ी, ठीक है, जो कि कंपनियों के संदर्भ में थी। उन तीनों रिपोर्ट को मैं समराइज करा दे रहा हूँ एक जगह पर, ठीक है। मैंने चार्ट ऑलरेडी आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया हुआ है ताकि आप लोग कोई चीज भूले ना, ठीक है, आप लोगों को चीजें बहुत कंक्रीट तौर पर याद होती चले। पहला जो आपने रिपोर्ट देखा था उस रिपोर्ट का नाम क्या था, मैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि अगर आप लोगों को शेयर करना रहा तो मैं शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। देखो, वर्ल्ड बेस्ट कंपनी का रिपोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है, कि विश्व की सबसे अच्छी कंपनियों की जो रिपोर्ट है इसको जारी किसने किया, तो इसको जारी किया आपका टाइम मैगजीन ने, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग विश्व में सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है, एप्पल, और भारत में सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है, HCL टेक, याद रहेगा इतना। इसके बाद देखो, आपने दूसरी जो रिपोर्ट देखी उस रिपोर्ट का नाम था ग्लोबल 500। ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, ये जारी करता है आपका ब्रांड फाइनेंस, ध्यान रखिएगा आप लोग, इस रिपोर्ट जारी करता है ब्रांड फाइनेंस, ठीक है। अब यहां पर कुछ चीजें समझने का प्रयास करो। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 रिपोर्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक वैल्यूएबल ब्रांड और एक स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड, मतलब मूल्यवान और मजबूत ब्रांड, दो अलग अलग लिस्ट यहाँ पर जारी होती है। हम मूल्यवान की बात करें तो मूल्यवान में सबसे अधिक जो मूल्यवान कंपनी है उसका नाम है एप्पल, ठीक है, सबसे महंगा भाई, यही एक छोटा फोन हुआ आपको बहुत महंगा मिलता है, ठीक है। ये फोन आप बिलीव नहीं करोगे, ये फोन मुझे 5 साल हो चुका यूज करते हुए, ठीक है, मतलब क्वालिटी इतनी शानदार होती है इन फोन की, बट कंपनी भी इसीलिए वैल्यूएबल है, ठीक है। तो वैल्यूएबल ब्रांड में आपकी एप्पल यहाँ पर शामिल है। इसके बाद अगर हम भारत में बात करें तो टाटा यहाँ पर आप लोगों की 64वें स्थान पर शामिल है, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की बात करें ग्लोबल 500 के अंतर्गत तो वी चैट, ये जो कंपनी है इसको विश्व में नंबर 1 स्थान पर रखा गया है, ठीक है। भारत की जियो जो कंपनी है उसको 17वें स्थान पर रखा गया है, और टॉप 25 में वैल्यूएबल ब्रांड में हमारी कोई कंपनी शामिल नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड में 3 कंपनियां शामिल है, जियो, LIC, SBI, याद रहेगा इतना, इंपॉर्टेंट था, ठीक है, मैंने सब चार्ट आप लोगों को दिखा दिया था। इसके बाद देखो, ब्रांड फाइनेंस की एक और रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का नाम है IT सर्विसेज 25, मतलब विश्व की 25 IT सर्विसेज सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनकी एक लिस्ट है। जारी कौन करता है ये रिपोर्ट, ऑब्वियसली ब्रांड फाइनेंस जारी करेगी। अगर आप नंबर 1 कंपनी की बात करोगे तो एक्सेंचर जो कि आयरलैंड की कंपनी है वो शामिल है। भारत की TCS कंपनी यहाँ पर सेकंड स्थान पर शामिल है। टॉप 10 में अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो टॉप 10 में भारत की 4 कंपनियां शामिल हैं, TCS, इन्फोसिस, ठीक है, TCS, इन्फोसिस, HCL टेक और विप्रो। मैंने आपको क्या बताया कि विप्रो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में शामिल रही है, ठीक है, टॉप 10 में। इसके अलावा सबसे अच्छा प्रदर्शन किसी ने किया अगर पिछले वर्ष में टॉप 10 में, तो वो आपकी HCL टेक है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और देखो, मैंने आप लोगों को लिखा भी था पॉइंट्स, मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। मैंने क्या बताया भाई कि इन्फोसिस जो है वो पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि की है, और अगर हम 2500 कंपनी की बात करें तो 2500 कंपनी में सबसे अधिक ग्रोथ करने वाली जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है ग्लोबेंट, ठीक है। इतने आंकड़े याद रहेंगे। इस मैगजीन में नहीं दिया, इस मैगजीन में क्या किया है ना, बहुत ही अजीब फॉर्मेट में ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पर दी गई है, ठीक है, लेकिन चूंकि ये पूरी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आप लोगों को याद करा रहा हूँ, ठीक है, याद रहेगा ना भाई। चलो देखो, जो मैंने बताया ना वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए भी हैं, हालांकि कुछ कुछ पॉइंट दिया है, जैसे कि HCL टेक शीर्ष 10 में सर्वाधिक तेजी से वृद्धि करने वाला ब्रांड रहा, शीर्ष 25 में सर्वाधिक तेजी से वृद्धि करने वाला ब्रांड का नाम ग्लोबेंट रहा, ये पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। विगत 5 वर्षों में सर्वाधिक तेजी से वृद्धि करने वाला जो ब्रांड है उसका नाम इन्फोसिस रहा, ठीक है। ये सारी बात आप लोगों को दिख रही है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड है, और भारत का पहला, मतलब भारत का नंबर 1 है, क्योंकि एक्सेंचर पहले कंपनी के तौर पर यहाँ पर शामिल थी, ठीक है। इतनी रिपोर्ट याद रहेगी कंपनी के संदर्भ में। अब देखो, अब हम लोग आते हैं अपनी रिपोर्ट के श्रेणी में दूसरी रिपोर्ट पर, ठीक है। दूसरी रिपोर्ट कहती है ह्यूरॉन इंडिया रिच लिस्ट के बारे में, ठीक है, ध्यान देना भाई, ये तो मैं आप लोगों को ऐसा याद कराऊंगा ना कि भूलेगा ही नहीं कभी भी, ठीक है, ध्यान समझना। रिपोर्ट का नाम क्या है, रिपोर्ट का नाम है ह्यूरॉन इंडिया रिच लिस्ट 2024। अब देखो, एक संस्थान है, उस संस्थान का नाम है ह्यूरॉन, ठीक है, ह्यूरून या ह्यूरॉन जो भी आप इसको प्रोनाउंस करो भाई, मुझे नहीं पता, ठीक है। ये 3 प्रकार के रिपोर्ट जारी करता है।
इसमें एग्जिट में आपको इसकी 3 रिपोर्ट पढ़नी है। एक रिपोर्ट पढ़नी है इंडिया रिच लिस्ट के संदर्भ में। अब भाई ये इंडिया के संदर्भ में अमीरों का आंकड़ा दे रहा है तो विश्व के संदर्भ में भी देगा, ठीक है। तो ये ग्लोबल रिच लिस्ट भी जारी करता है, ये ग्लोबल रिच लिस्ट भी जारी करता है। केवल यहीं पर नहीं रुकता है, ये कहता है भाई हम जब हम मनुष्यों के संदर्भ में दे दिए तो हम कुछ कंपनियों के संदर्भ में अपनी एक रिपोर्ट देंगे। तो ये रिपोर्ट जारी करता है, उस रिपोर्ट का नाम है, ठीक है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स करके ये एक रिपोर्ट यहाँ पर अपनी जारी करता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं बहुत क्लियर पॉइंट बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे नहीं इस प्रकार से जहाँ पर मैं आप लोगों को जिस क्रम से बता रहा हूँ, ठीक है। ग्लोबल यूनिकॉर्न, ठीक है, यूनिकॉर्न ये आपकी एक है इंडेक्स, ठीक है। तो ये तीनों रिपोर्ट का नाम क्या क्या है मैं फिर से याद करा लो, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ग्लोबल रिच लिस्ट और इंडिया रिच लिस्ट, ये तीनों जारी करता है एक ही संस्थान, उस संस्था का नाम है ह्यूरॉन या ह्यूरून, ठीक है, इतना याद रहेगा। अब हम लोग एक एक करके तीनों रिपोर्ट यहाँ पर ढंग से पढ़ने वाले हैं। देखो भाई पहली रिपोर्ट क्या कह रही है, रिपोर्ट करिए इंडिया रिच लिस्ट के संदर्भ में अमीरों की सूची, जो भारतीय अमीर है उनकी बात यहाँ पर करती है। भाई चूंकि ये रिपोर्ट इंडिया रिच लिस्ट है, मतलब भारत में रहकर के इसने स्पेसिफिक एक लिस्ट जारी की है, तो याद करने का तरीका क्या है, देखो भाई हम भारत में क्या देख रहे हैं, हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि एक परिवार है जो शादियों का सीजन मना रहा है, मतलब त्यौहार मना रहा है। वो मतलब वो जैसे साल खत्म नहीं होता है ना कभी कभी, वैसे इनकी शादी खत्म नहीं हो रही थी। वो कभी प्री वेडिंग हो रहा है, तो कभी वेडिंग हो रहा है, तो कभी पोस्ट वेडिंग हो रहा है, तो कभी कुछ और हो रहा है। वो 5-6 महीने का पूरा कार्यक्रम इनका चला, पूरे विश्व भर से लोग यहाँ पर आए। तो भारतीयों को देखकर क्या लगेगा, भारतीयों को देखकर के ये लगेगा कि भाई चूंकि अंबानी परिवार ने बहुत ज्यादा पैसा शादी पर खर्चा कर दिया, इसलिए ये नंबर 1 अमीर नहीं रह गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम ह्यूरॉन इंडिया रिच लिस्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गौतम अडानी क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग नोट कर लेना इस पॉइंट को, गौतम अडानी क्या है, नंबर 1 अमीर हैं, और इनके बाद आपके मुकेश अंबानी साहब आते हैं, ठीक है, मुकेश अंबानी साहब आते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई यही कारण था ना, चूंकि अंबानी बहुत गरीब हो गए थे तो इन्होंने जियो का थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ा दिया, पैसा कमाना था भाई, कुछ तरीका होगा। याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, ये सब लॉजिक नहीं है, बात समझना। लॉजिक ये है मेरे भाई, ध्यान समझिएगा आप लोग, अगर आप भारतीयों के संदर्भ में कोई अमीरों की एक सूची देख रहे हो, उस सूची में अगर आप गौतम अडानी को नंबर 1 पर देख रहे हो, इसका मतलब यह है कि वो रिपोर्ट अगस्त सितंबर के ड्यूरेशन में आई है। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझना। और अगर आप कोई ऐसी रिपोर्ट देख रहे हो 2024 की जहां पर मुकेश अंबानी को नंबर 1 पर रखा गया है, इसका मतलब है वो रिपोर्ट मार्च अप्रैल के ड्यूरेशन में आई है, ठीक है। असली लॉजिक ये है, लेकिन हमको याद करना है, तो हम याद क्या करेंगे भाई, अगर कोई इंडिया की रिपोर्ट है, ठीक है, तो इंडिया देखकर क्या समझ रहे हैं लोग, इंडिया वाले ये समझ रहे हैं भाई कि मुकेश अंबानी बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर चुके हैं शादी में, तो वो नंबर 1 के अमीर नहीं रह गए। नंबर 1 के अमीर कौन रह गए, तो गौतम अडानी यहाँ पर नंबर 1 के अमीर हैं। ये एक आंकड़ा आप लोगों को यहाँ पर याद करना, याद रहेगा, ठीक है, बातें बहुत क्लियर है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर ह्यूरॉन इंडिया रिच लिस्ट के अंतर्गत ये बात ध्यान रखनी है। अब ये रिपोर्ट कुछ बातें और बताती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बातें समझना। ये रिपोर्ट बताती है कि अगर हम एंजल निवेशक की बात करें, ठीक है, तो आनंद चंद्रशेखरन ये जो व्यक्ति हैं, ये इस लिस्ट में शामिल होने वाले पहले एंजल इन्वेस्टर है। एंजल इन्वेस्टर क्या होता है भाई, एंजल का मतलब क्या होता है, देवदूत, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने एंजल क्वीन से बात किया होगा फेसबुक के टाइम पर, ठीक है, अभी तो फेसबुक का टाइम खत्म ही हो चुका है, बट फेसबुक टाइम पर बहुत सारे लोगों ने एंजल क्वीन से बात किया होगा, ठीक है, उसमें बहुत अकाउंट चलता था। एंजल मतलब क्या, देवदूत, ठीक है। निवेशक मतलब इन्वेस्टर। अब समझना, कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं होती सेबी के पास, किसी एक्सचेंज पोर्टल पर, जहां से वो आम लोगों से पैसा उठा पाए। तो ये लोग कुछ बड़े बड़े अमीर लोगों से बात करते हैं कि भाई कुछ पैसा आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, मेरी आइडिया ये है, मेरा ये कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, जैसे आपने शार्क टैंक वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा। तो आनंद चंद्रशेखरन एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे पहले एंजल इन्वेस्टर हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आनंद चंद्रशेखरन के संदर्भ में याद करने का। इसके बाद यहाँ पर ये रिपोर्ट कुछ बातें और बताती है, जैसे कि ये रिपोर्ट कहती है मेरे भाई कि सबसे कम उम्र के, ठीक है, अब आप लोग रोना मत, मुझे भी रोना नहीं है, ध्यान समझिएगा। सबसे कम उम्र के अरबपति जो है वो कौन है पता है, भारत में सबसे कम उम्र के अरबपति हैं वो जेप्टो एक कंपनी है, जहां तक मैं श्योर हूं, जेप्टो वो कंपनी है जो कि अरे ग्रोसरी डिलीवरी कराती है, ठीक है, एक तरीके से आपका जोमेटो स्विगी की तरह से इंस्टामार्ट तौर पे काम करती है। तो जेप्टो आप लोगों की एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, किसका है,
कैवल्य बोहरा, मतलब ऑब्वियसली को फाउंडर है वहां पर, एक और फाउंडर वहां पर है, उनके अलावा जो ये फाउंडर है को फाउंडर कैवल्य बोहरा, इनकी उम्र मात्र 21 साल है और ये क्या है, भारत के सबसे कम उम्र के अरबपति हैं। तो जेप्टो के कैवल्य बोहरा को आप लोगों को याद करना है, इसलिए याद करना ताकि अपने आप को दो गाली दे सको कि भाई हमारी उम्र क्या हो गई, ठीक है, और अभी हम क्या कर रहे हैं। ऑब्वियसली मेरे पर फिट बैठता है बट ठीक है, ठीक है। तो सबसे कम उम्र के अरबपति जेप्टो के कैवल्य बोहरा हैं, ये नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अलावा दो पॉइंट ध्यान रखो महिलाओं के संदर्भ में, ठीक है। पहला पॉइंट क्या, रिचेस्ट सेल्फ मेड, ठीक है, सेल्फ मेड इंडियन वुमेन की अगर हम लिस्ट की बात करें तो इसमें जो है जोहो, जोहो एक कंपनी है, जहाँ तक मैं श्योर, जो है कुछ कंसल्टिंग कंपनी है, आई डोंट श्योर बट ठीक है, जोहो कंपनी की राधा वेम्बू, ठीक है, राधा वेम्बू जो है वो भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड इंडियन वुमेन है। सेल्फ मेड मतलब स्व, अपने आधार पर निर्माण उन्होंने अपनी कंपनी का किया हुआ है, ठीक है। तो रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन के अंतर्गत जोहो की राधा वेम्बू को शामिल करना है, ठीक है। लेकिन यहीं पर हम सबसे यंग की बात भी करेंगे, तो सबसे यंग की अगर बात किया जाए तो यंग कौन है, लेंसकार्ट, लेंसकार्ट कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, अरे वो प्रचार करते हैं, क्या नाम है उनका, एक तो कौन है, प्रचार बहुत करते हैं, लेंसकार्ट एक अरे उसकी क्या कहते हैं उसको भाई, सन ग्लासेस या फिर मैं कहूँ तो नॉर्मल ग्लासेस की एक कंपनी है, ठीक है, लेंसकार्ट। तो लेंसकार्ट के जो को फाउंडर है उनका नाम है नेहा बंसल, ध्यान रखिएगा नेहा बंसल। नेहा बंसल भारत की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला इंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग को नाम कौन कौन से याद करना है, ठीक है, मैं आप लोगों को सारे नाम फिर से एक बार याद करा दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले याद करो आप लोग ह्यूरॉन इंडिया लिस्ट के संदर्भ में कि रिपोर्ट जारी करती है ह्यूरॉन नाम की एक कंपनी। ये कंपनी बताती है कि गौतम अडानी सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उसके बाद आते हैं मुकेश अंबानी। इस लिस्ट में कुछ व्यक्तियों का नाम बेहद इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला नाम, अगर पूछे कि भाई इस लिस्ट में पहले एंजल इन्वेस्टर कौन है, तो वो आनंद चंद्रशेखरन है। इस लिस्ट के अंतर्गत सबसे कम उम्र के जो अरबपति हैं वो जेप्टो कंपनी की कैवल्य बोहरा है। अब महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में दो बात करेंगे हम लोग, एक सबसे अमीर भारतीय सेल्फ मेड महिला कौन सी है, वो जोहो की राधा वेम्बू है। और अगर हम लोग बात करें सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला, तो वो लेंसकार्ट के को फाउंडर जिनका नाम है नेहा बंसल, वो यहाँ पर शामिल है, ठीक है। तो ये कुछ नाम आप लोगों को यहाँ पर पैरेलली याद करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आप लोग को बहुत कंफ्यूज ना करे, क्योंकि बहुत सिंपल है, टू द पॉइंट दिया गया है, समझने का प्रयास करो, ठीक है। अब देखो भाई, आपने क्या देखा, अभी आपने देखा ह्यूरॉन की एक रिपोर्ट देखी जो कि इंडिया रेस्ट लिस्ट के संदर्भ में थी। मैंने कहा आपसे कि ह्यूरॉन इस प्रकार की 3 रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। हम लोग एक बार दूसरी रिपोर्ट भी यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। एक रिपोर्ट का नाम क्या है, ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट। देखो मैं रिपोर्ट्स को ना क्रम से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्रम से नहीं पढ़ाने का कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट और जो सिमिलर टॉपिक्स हैं वो एक साथ याद कराओ पैरेलली, ठीक है, ग्रुपिंग कर करके, ताकि याद करना हमारे लिए ईजी हो जाए। अब ध्यान समझिएगा, ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट, इसकी अगर हम बात करें, ये क्या है, ग्लोबल मतलब पूरे विश्व में अमीरों की लिस्ट जारी कर रही है। मैंने क्या कहा था आप लोगों से, अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो अगर कोई रिपोर्ट मार्च या अप्रैल के ड्यूरेशन में आ रही है तो उस समय मुकेश अंबानी सबसे अमीर होंगे, गौतम अडानी भारत में दूसरे नंबर पर शामिल होंगे। लेकिन अगर कोई रिपोर्ट, अगर आप ध्यान दो, अगर कोई रिपोर्ट अगस्त या सितंबर के ड्यूरेशन में आ रही है तो उसमें गौतम अडानी पहले नंबर पर होंगे और आपके मुकेश अंबानी दूसरे नंबर पर होंगे। याद करने का तरीका मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया भाई, चूंकि चूंकि भारतीय अगर कोई इंडियन रिपोर्ट है, जैसे ह्यूरॉन इंडिया रिच लिस्ट रिपोर्ट है, तो उस रिपोर्ट के अंतर्गत मुकेश अंबानी को नंबर 2 पे रख देना, गौतम अडानी को नंबर 1 पर रख देना, क्योंकि भारतीयों ने देखा है कि मुकेश अंबानी थोड़े से गरीब हो चुके हैं भाई, ठीक है, शादी किया उन्होंने अपने घर परिवार में, थोड़े से गरीब तो होंगे ही होंगे। तो ये बात हम लोग को याद करने के तरीके के तौर पर समझनी है। अब देखो विश्व की अमीरों की लिस्ट में किस को शामिल किया गया है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस रिच लिस्ट में जो चीज़ें यहाँ पर शामिल है उसमें आप देखो, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट आप लोग को यहाँ पर ये याद करना है, ये रिपोर्ट बताती बहुत अच्छी अच्छी बात है, जैसे कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ध्यान देना आप लोग, न्यूयॉर्क जो है, ठीक है, न्यूयॉर्क जो है वो दुनिया के अरबपतियों की राजधानी है, मतलब बिलियनियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। सबसे ज्यादा जो अरबपति हैं वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो पहला पॉइंट तो आप लोग नोट कर लो कि सबसे ज्यादा अरबपति, या फिर मैं कहूँ तो दुनिया के अरबपतियों की राजधानी, बिलियनियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वो न्यूयॉर्क है, ठीक है। इसके अलावा एशिया की अगर हम बात करें तो एशियाज बिलियनियर कैपिटल कौन है, वो है
मुंबई। भारतीय पीछे थोड़ी है भाई, बीजिंग को पीछे छोड़ करके मुंबई एशिया का अरबपतियों की राजधानी बन गया, एशियाज बिलियनियर कैपिटल बन गया। ठीक है, तो पहले 2 पॉइंट याद करो, न्यूयॉर्क और मुंबई। न्यूयॉर्क विश्व की अरबपतियों की राजधानी है, ठीक है। दूसरा, मुंबई एशिया में अरबपतियों की राजधानी है। याद रहेगा इतना, आगे बढ़ा जाए। अब देखो, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष क्या हुआ है, अरबपतियों की जो संख्या है, ध्यान देना आप लोग, अरबपतियों की जो संख्या है उसमें 5% की वृद्धि हुई है, जबकि अरबपतियों की कुल संपत्ति में 9% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 9% की वृद्धि हुई है। दोनों बातें क्लियर रहेगा, मतलब अरबपतियों की संख्या भी बढ़ी है और अरबपतियों की जो कुल संपत्ति, कुल वेल्थ है, उसमें भी वृद्धि देखने को यहाँ पर मिली है। इसके बाद देखो, ये रिपोर्ट बताती है कि अगर हम विश्व के सबसे अमीरों की बात करें तो नंबर 1 पर कौन शामिल है। ठीक है, नंबर 1 पर यहाँ पर शामिल हमारे मस्क भैया। मस्क भैया जानते हो ना, ठीक है, मस्त भैया है, ये मस्त मौला इंसान है एलन मस्क साहब। ठीक है, टेस्ला कंपनी आपने देखा होगा, जब हम लोग साइंस एंड टेक का सेक्टर कंप्लीट कर रहे थे तो वहां पर मैं एक कंपनी बता रहा था आप लोगों को, टेस्ला। टेस्ला का फाल्कन 9 रॉकेट याद आ रहा है, उसी कंपनी के मालिक है एलन मस्क साहब। अभी आप लोगों ने एक मूवमेंट किया था अपनी बात आयोग तक पहुंचाने के लिए, उसमें आपने जिस प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया था, ट्विटर, ट्विटर जिसका हालांकि नया नाम क्या है, एक्स। ठीक है, तो एक्स कंपनी के भी मालिक कौन है, एलन मस्क साहब। खरीद लिया, पूरी कंपनी खरीद ली खड़ी खड़े। ठीक है, तो एलन मस्क साहब दुनिया के सबसे अमीर सबसे अरबपति हैं, सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ऐसा बताती है ह्यूरॉन की ये रिपोर्ट। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पर कौन शामिल है, नंबर 2 पर शामिल है अमेजन के मालिक जेफ बेजोस साहब। इनका नाम भी आपने साइंस एंड टेक में देखा था, याद है। चलो कमेंट में आप लोग बताओ कि जेफ बेजोस का नाम आपने साइंस एंड टेक में कहां पर देखा था, जल्दी से बताओ भाई कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को चीजें याद होगी। इसी को कहते हैं ना लिंक करके चीजों को समझना और पढ़ना। थर्ड नंबर पर यहां पर शामिल है बर्नार्ड अर्नाल्ट। ठीक है, फ्रांस के ये फ्रांस के ये व्यक्ति हैं, इनका नाम हम लोग को ध्यान रखना। ठीक है, तो एटलीस्ट टॉप 3 जो व्यक्ति हैं उनके नाम याद रखो। क्यों याद रखना है मैं भी आपको समझाऊंगा। मैं आपको केवल पहला नंबर याद नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको याद करा रहा हूँ एलन मस्क साहब का नाम, जेफ बेजोस साहब का नाम और बर्नार्ड अर्नाल्ट का नाम। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा ना कि अगर कोई रिपोर्ट मार्च में आ रही तो कौन अमीर होगा भारत में, आपके यहाँ पर मुकेश अंबानी साहब होंगे। ठीक है, देखो मुकेश अंबानी इस सूची में नंबर 1 पर शामिल है और इनके बाद, अच्छा मुकेश अंबानी जो नंबर 1 पर शामिल है, अगर हम पूरे विश्व में बात करें तो विश्व में इनका 9वां स्थान। ठीक है, पूरे विश्व में इनका 9वां स्थान है। ठीक है, इसके बाद गौतम अदानी देश के दूसरे सबसे अरबपति व्यक्ति हैं, इनको पूरे विश्व में 15वां स्थान यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी ना, बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल से पॉइंट्स, बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप लोग एक रिपोर्ट और याद करो, ठीक, एक पॉइंट यहाँ पर और याद करो, याद आप लोगों को करना है अरबपतियों की संख्या के संदर्भ में। ठीक है, ठीक है, अरबपतियों की संख्या के संदर्भ में देखो, अरबपतियों की राजधानी के तौर पर हमने देखा कि न्यूयॉर्क क्या है, वो अरबपतियों की राजधानी है पूरे विश्व में। वहीं पर आपका जो मुंबई है वो एशिया में अरबपतियों की राजधानी है, ऐसा ये रिपोर्ट बताती है। ये रिपोर्ट अरबपतियों की संख्या के संदर्भ में बताती है कि सबसे ज्यादा जो अरबपति हैं पूरे विश्व में वो कहाँ पर है, वो है चाइना में। चाइना के बाद आपके हैं अमेरिका में और अमेरिका के बाद आपके कहाँ पर है, भारत में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, भारत को इस लिस्ट में 3rd रैंकिंग दी गई है। ठीक है, भारत को इस लिस्ट में 3rd रैंकिंग दी गई। अगर हम अरबपतियों की संख्या के संदर्भ में बात करें तो भारत 3rd स्थान पर शामिल है। ठीक है, याद रहेगा। देखो भाई, मैं जितने पॉइंट्स मार्क करा रहा हूँ ना, आप लोगों के साथ क्यों मार्क करा रहे हो आप ऐसे स्पेशल पॉइंट्स, मैं अभी समझाऊंगा लास्ट में, क्लास के लास्ट में मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट बताऊंगा कि इस पॉइंट्स का मतलब क्या था। अभी बस चीजों को समझते चलो। भारत में भी अरबपतियों की संख्या में क्या हुई है, यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है, ये एक सिंपल सी बात है। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात है, तो ये हम लोग पॉइंट यहाँ पर याद करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, मैंने कहा कि ह्यूरॉन की जो कंपनी है वो कंपनी ने 3 रिपोर्ट जारी करती है, एक इंडिया रिच लिस्ट रिपोर्ट, एक ग्लोबल रिच लिस्ट रिपोर्ट और थर्ड है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। तो वो भी रिपोर्ट देख लेते हैं पहले, लिखा है हम भटके, इसको भी यहाँ पर देख के खत्म करते हैं पहले साथ में। ठीक है, देखो इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। यूनिकॉर्न क्या होता है, ऐसी कंपनियां, ठीक है, जिनका टोटल कैपिटल है, फिर जो टोटल वैल्यू है, सॉरी जो टोटल वैल्यू है वो $1 बिलियन हो जाता है, उनको हम लोग यूनिकॉर्न कंपनी मानते हैं। ठीक है, यूनिकॉर्न एक तरीके से एक ऐसा जीव होता है जिसके पंख होते हैं, सर होते हैं। काल्पनिक कहानी में यूनिकॉर्न एक जीव होता है। अगर आपने हैरी पॉटर सीरीज देखी होगी तो हैरी पॉटर में यूनिकॉर्न का जिक्र देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हम यूनिकॉर्न जानवर की बात नहीं कर रहे, हम यूनिकॉर्न कंपनी की बात कर रहे हैं। तो एक ऐसी कंपनी जिसका टोटल वैल्यूएशन $1 बिलियन हो, उस कंपनी को हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं।
ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स इस रिपोर्ट के अंतर्गत उन कंपनियों को शामिल कहता है जिनकी स्थापना लगभग 2000 के दशक में हुई है और उनकी कीमत टोटल कम से कम $1 बिलियन, मतलब वो यूनिकॉर्न है, ये बात यहाँ पर सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, तो देखो 2-3 प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न बन सकता है कि यूनिकॉर्न कंपनी होने का क्राइटेरिया क्या है, तो $1 बिलियन उसका टोटल वैल्यूएशन होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात ये याद रखना। दूसरी बात, वो सार्वजनिक एक्सचेंज में कहीं पर भी सूचीबद्ध ना हो, तो स्टार्टअप हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि स्टार्टअप हो, ये जरूरी है। स्टार्टअप का मतलब कि वो कहीं और रजिस्टर्ड नहीं है। और ऐसे कंपनियों में निवेश करने के लिए कौन आता है, एंजल इन्वेस्टर। आपने अभी एक एंजल इन्वेस्टर का नाम याद किया था, आनंद चंद्रशेखरन, याद है ना। इंडिया रिच लिस्ट रिपोर्ट के अंतर्गत भारत के सबसे पहले एंजल इन्वेस्टर जो कि यहाँ पर शामिल हुए हैं, याद करते चलो पहले भाई, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स ये जो रिपोर्ट है, ये इस पूरे सेशन का छठा संस्करण है। ठीक है, छठा संस्करण है। ये कुछ बातें बताते हैं जो कि हम लोग को याद करनी है। ये कहती है कि अगर हम यूनिकॉर्न कैपिटल की बात करें, अगर हम यूनिकॉर्न राजधानी की बात करें, तो हम लोग जो कैलिफोर्निया का सैन फ्रांसिस्को है, नोट कर लेना कहीं पर, सैन फ्रांसिस्को जो है उसको हम लोग पूरे विश्व का यूनिकॉर्न कैपिटल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक यूनिकॉर्न देखने को मिलते हैं, ये रिपोर्ट बताती है। नोट कर लेना, ये पॉइंट दिया नहीं होगा मैगजीन में, मैं बता रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यूनिकॉर्न राजधानी कौन सी है, सैन फ्रांसिस्को, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गया। दूसरी बात यहाँ पर समझो, ये रिपोर्ट कहती क्या है, ये रिपोर्ट कहती है कि अगर हम सबसे अधिक यूनिकॉर्नों की संख्या की बात करें, तो नंबर 1 पर, देखो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाधिक यूनिकॉर्न के संदर्भ में नंबर 1 पर जो कंपनी, जो देश शामिल है उसका नाम है अमेरिका। नंबर 2 पर कौन है भाई, चाइना। और नंबर 3 पर कौन है, भारत। मतलब यहाँ पर भारत को कौन सी रैंकिंग है, थर्ड रैंकिंग है। याद आ रहा है कुछ चीजें, आपने इससे पहले ये देखा था अरबपतियों की संख्या के संदर्भ में, यहाँ पर भारत की कौन सी रैंकिंग थी, थर्ड। लेकिन यहाँ पर नंबर 1 पर चाइना था, नंबर 2 पर अमेरिका था और थर्ड नंबर पर भारत था। अगर हम यूनिकॉर्न की संख्या की बात करें, तो यूनिकॉर्न की संख्या के संदर्भ में नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चाइना है और नंबर 3 पर भारत है। मतलब भारत की रैंकिंग यहाँ पर भी थर्ड है, तो एटलीस्ट भारत की रैंकिंग में तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अमेरिका चाइना इंटरचेंज कर रहे हैं, लेकिन भारत की रैंकिंग थर्ड कांस्टेंट है, ये सबसे अच्छी बात है। इस पूरे रिपोर्ट के अंतर्गत सबसे शीर्ष पर जो यूनिकॉर्न कंपनी शामिल है उसका नाम है चाइना की बाइट डांस कंपनी। बस ये याद करो, चाइना की बाइट डांस कंपनी सबसे शीर्ष पर शामिल होने वाली यूनिकॉर्न कंपनी है इस रिपोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, अब ये रिपोर्ट यहीं पर खत्म नहीं होती, इस मैगजीन में नहीं दिया गया, लेकिन कुछ पॉइंट यहाँ पर और याद करो पहले। ठीक है, ये रिपोर्ट बताती है, हालांकि मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और प्रीलिम्स में तो है ही है, नोट करना इस पॉइंट को। ठीक है, यहीं पर लिख लो कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ठीक है, भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो क्या हुआ, वो स्लो हुआ है, वो कम हुआ है, कमजोर हुआ है थोड़ा सा। क्यों कमजोर हुआ है भाई, क्योंकि इससे पहले मतलब 2017 के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है जब नंबर ऑफ यूनिकॉर्न भारत में क्या हुए हैं, पिछले वर्ष की तुलना में कम हुए हैं। पिछले वर्ष हमारे यहाँ 68 यूनिकॉर्न थे, 68 यूनिकॉर्न थे, लेकिन इस बार हमारे पास केवल 67 यूनिकॉर्न है। मतलब एक ऐसी स्टार्टअप कोई कंपनी है जो कि यूनिकॉर्न की लिस्ट से बाहर हो गई है। वो कंपनी कौन सी है भाई, आप सबको याद होगा, नहीं याद हो तो याद कर लो भाई, बता रहा हूँ। बाईजेयू कंपनी एक एडिटेक कंपनी है, बड़ी फेमस कंपनी थी। रविंद्र अश्विन और उनकी पत्नी, शायद ये दो लोगों ने मिलकर के इस कंपनी को स्टार्ट किया था, बाईजेयू कंपनी। मतलब तहलका मचा के इसने रख दिया था इस कंपनी ने। इस कंपनी का पतन तब स्टार्ट होता है, ध्यान समझिएगा आप लोग, जब ये कंपनी बीसीसीआई में, ठीक है, या फिर मैं कहूँ तो पूरे आईसीसी में, ठीक है, सबसे बड़ी स्पॉन्सर बन करके आती है। मतलब फ्रंट पर ये स्पॉन्सर करती है पूरे मैच को, पूरी इंडिया टीम को। ठीक है, यहीं से इस कंपनी का पता नहीं स्टार्ट होता है, क्योंकि जितना ये एग्रीमेंट था, ये एग्रीमेंट पूरा नहीं कर पाती है बाईजेयू कंपनी, पैसा नहीं दे पाती बीसीसीआई को। बीसीसीआई इस कंपनी के दिवालिया होने के लिए अपील करती है सिस्टम के अंतर्गत, और फाइनली बाईजेयू कंपनी की वैल्यू अब प्रेजेंट टाइम में कितनी है पता है, 0। ये खुद इसके मालिक ने अभी परसों इंटरव्यू में कहा है। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जारी करती है ह्यूरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम कमजोर हुआ है। कारण क्या है कि 2017 से पहली बार ऐसा हुआ है कि नंबर ऑफ यूनिकॉर्न भारत में क्या हुए हैं, कम हुए हैं। हमारे पास 68 यूनिकॉर्न लास्ट ईयर था, इस बार कम होकर के 67 यूनिकॉर्न
67 बचे हैं केवल यूनिकॉर्न कंपनियां। ठीक है, एक जो कंपनी हटी है उसका नाम है बाइजेयू, और बाइजेयू को यहीं पर एक दर्जा दिया गया है। ठीक है, क्या दर्जा दिया गया भाई? दुनिया की सबसे अधिक वैल्यू डिस्ट्रॉयर कंपनी, वैल्यू डिस्ट्रॉयर मतलब बर्बाद करने वाली कंपनी है। ठीक है, उस कंपनी का दर्जा दिया गया है इसको। तो दुनिया की सबसे अधिक वैल्यू डिस्ट्रॉयर कंपनी आपकी बाइजेयू कंपनी है। इसके अलावा इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं जो कि हम लोग को समझना चाहिए, जैसे कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत की सबसे अच्छी जो यूनिकॉर्न कंपनी है उसमें आपकी शामिल है यहाँ पर, या फिर सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न कंपनी जो है उसमें शामिल आप लोग के यहाँ पर है स्विगी। ठीक है, स्विगी वही जिसे खाना मंगाते हो, तो आप खाना मंगा मंगा करके कंपनी को इतनी अमीर बना दिया। ठीक है, तो स्विगी कंपनी। दूसरी कंपनी आप सुनोगे तो और हंसोगी, Dream11 सट्टाबाजा वाली कंपनी। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हो? सट्टाबाजी करते हो। भारत की सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न कंपनी है ये दो कंपनियां, स्विगी और Dream11। इसके बाद आपकी कंपनी आती है, उसका नाम है रेजर पे। रेजर पे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन गेटवे जहाँ से हम लोग पेमेंट करते हैं। ठीक है, रेजर पे। तो स्विगी, Dream11 और रेजर पे, ये तीन कंपनियां याद रखो। बाइजेयू सबसे खराब कंपनी है, वैल्यू डिस्ट्रॉयर कंपनी है, ये एक यूनिकॉर्न के तौर पर हट चुकी है। इसलिए यूनिकॉर्न इकोसिस्टम भारत में क्या हुआ है, स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या हुआ भारत में, कमजोर पड़ा, ऐसी ये रिपोर्ट बताती है। ठीक है, इतने पॉइंट याद रहेंगे, आई होप कि याद रहेंगे। ठीक है, याद रखना ही पड़ेगा, जरूरी पॉइंट है। अब देखो भाई, तो अपने ह्यूरॉन की ये तीन रिपोर्ट देख ली। अब हम लोग फिर से आते हैं अपने इस टॉपिक पर, पहले टॉपिक पर। ठीक है, देखो अब हम लोग को यहाँ पर क्या पढ़ना है, जो हमारा जो इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो थर्ड टॉपिक था, थर्ड टॉपिक कहता है विश्व के, ध्यान दीजिएगा आप लोग, विश्व के सबसे अमीर शहर। ठीक है, मतलब द वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटी इन 2024, सबसे अमीर शहरों की सूची जारी की जाती है किसके द्वारा? यहाँ पर जो संस्थान, और संस्थान का नाम आपने इसके पहले भी कई बार सुना हुआ है। संस्थान का नाम है हेनले एंड पार्टनर्स। कमेंट में बताओ आप लोग जल्दी से कि हेनले एंड पार्टनर्स, इसका नाम आप लोगों ने इससे पहले कहाँ पर सुना हुआ है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ठीक है, हेनले एंड पार्टनर का नाम आपने इसके अलावा कहाँ पर सुना हुआ है, जल्दी से बताओ। तो हेनले एंड पार्टनर विश्व की सबसे वेल्दिएस्ट सिटीज की एक रिपोर्ट जारी करती है। अब देखो, वेल्दिएस्ट सिटीज की जो रिपोर्ट है, आपको बस उसमें ये याद करना है कि सबसे अधिक जो शहर हैं, ठीक है, ठीक है, सबसे अधिक अमीर जो शहर है वो आपका है न्यूयॉर्क। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कहीं पे लिख दूं आप लोगों को, तो नंबर 1 पर यहाँ पर आप लोगों का शामिल है न्यूयॉर्क। ठीक है, सबसे अधिक अमीर शहर। इसके बाद आप लोग यहाँ पर याद करो सीधे सीधे, जो भारत की यहाँ पर देश शहर शामिल है वो है 24वें स्थान पर मुंबई। 24वें स्थान पर मुंबई शामिल है, और मुंबई के बाद अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो 37वें स्थान पर नई दिल्ली शामिल। मतलब सबसे अमीर शहरों की सूची में, टॉप 50 सूची में भारत के दो शहर शामिल हैं, एक 24वें स्थान पर मुंबई है और एक 37वें स्थान पर नई दिल्ली है। ये रिपोर्ट हेनले एंड पार्टनर्स जारी करती है, और इस रिपोर्ट के अंतर्गत विश्व के 50 शहरों की एक लिस्ट जारी किया गया है, जहां पर न्यूयॉर्क आपकी पहले स्थान पर शामिल है। याद रहेगा? क्लियर पॉइंट है ना भाई? कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं बता रहा हूं, सारे पॉइंट्स बेहद इंपॉर्टेंट और सारे पॉइंट इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है कि मुंबई 24वें स्थान पर और नई दिल्ली आप लोगों की 33वें स्थान पर शामिल है। इतना ही पॉइंट याद रखें। फिर से रिवाइज करा दूं, देखो वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटी इन 2024, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट दो, दरअसल हेनले एंड पार्टनर मुख्य जारी करता है, इसके अलावा यहाँ पर एक संस्थान का नाम और भी है, आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट नहीं है बट है, मतलब पूछ सकता है। ठीक है, एग्जाम में मान लो दे देगा तो आप लोग कहोगे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था कहीं। ठीक है, न्यू वर्ल्ड वेल्थ, मानो स्टेटमेंट दे सकता है कि विश्व के सबसे अमीर शहरों की जो सूची है वो हेनले एंड पार्टनर्स न्यू वर्ल्ड वेल्थ के साथ मिलकर के जारी करता है। आप कहोगे सर हमने तो केवल हेनले एंड पार्टनर्स पढ़ा हुआ था, तो एटलीस्ट ये पॉइंट ध्यान रखो कि न्यू वर्ल्ड वेल्थ एक संस्थान यहाँ पर और है जो कि इसके साथ मिलकर के विश्व के 50 अमीर शहरों की लिस्ट जारी करता है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आपकी न्यूयॉर्क शामिल है। ठीक है, नंबर 2, नंबर 3 छोड़ दो, मत याद करो, सीधे याद करो कि भारत के जो दो शहर है, जो कि 24वें स्थान पर मुंबई और 37वें स्थान पर नई दिल्ली शामिल है। मुंबई का याद है ना, मुंबई एशिया का अरबपतियों की राजधानी है, एक रिपोर्ट में भी आपने देखा था आगे चल करके। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स लिंक करते चलना पैरेलली। अब देखो भाई, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रिपोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, हमारी अगली रिपोर्ट क्या कह रही है? कह रहे हैं कि विश्व के अरबपतियों की सूची, ध्यान रखना भाई, विश्व के अरबपतियों की सूची। अभी तक आपने इससे पहले एक रिपोर्ट देखी थी, उसका नाम था ग्लोबल रिच लिस्ट रिपोर्ट, जो कि ह्यूरोन कंपनी के द्वारा जारी किया जा रहा था। ये है विश्व के अरबपतियों की लिस्ट, और इसको जारी कम करती है फोर्ब्स संस्थान।
फोर्ब्स एक मैगजीन है, एक पत्रिका है, ठीक है, अमेरिकी बिजनेस पत्रिका है, ये वर्ल्ड्स बिलियनियर लिस्ट जारी करती है, ठीक है, ध्यान रखना। यही पत्रिका अभी आगे चल करके एक रिपोर्ट और जारी करेगी, उसका नाम है विश्व की 100 पावरफुल महिलाएं, ठीक है, पावरफुल महिलाएं, वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स, इसकी लिस्ट भी फोर्ब्स से ही जारी करती है, ठीक है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। फोर्ब्स के द्वारा दो रिपोर्ट है, एक विश्व की अरबपतियों की सूची है, वर्ल्ड्स बिलियनियर लिस्ट है, दूसरी है विश्व की 100 पावरफुल महिलाओं की लिस्ट। अब दो तीन बातें यहाँ पर समझना। अगर हम बात करें अरबपतियों के संदर्भ में, तो आपने इससे पहले जो रिपोर्ट देखी थी, उस रिपोर्ट में मैंने आपको 3 नाम याद कराए थे, याद है ना कि भूल गया? आई होप याद होगा। पहले मैंने आप लोगों को एलन मस्क भैया का नाम याद कराया था। दरअसल अब अंतर यहाँ पर यही आता है, अब ये जो फोर्ब्स की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कहती है कि नंबर 1 पर यहाँ पर जो व्यक्ति शामिल है उसका नाम है बर्नार्ड अर्नाल्ट एवं फैमिली। कोई कहेगा सर ये तो अमीर नहीं है सबसे ज्यादा। देखो समझना, रिपोर्ट किस पैरामीटर्स पर जारी किया गया, पहली बात वो है, दूसरी बात ये है कि कब जारी किया गया है। इतने बड़े बड़े ये लोग अरबपति हैं ना, इनका जो घाटा भी होता है तो एक साथ मिलियंस डॉलर्स का होता है। हमारे तो 100-200 रुपए का थोड़ी सा लॉस होता है, इनको लॉस भी जब होता है तो इसी प्रकार से होता है। तो ये अरब मतलब ये लिस्ट ऊपर नीचे होती रहती है। हमको जो इस मैगजीन के अंतर्गत जो पॉइंट्स दिया गया है अभी के तौर पर उनको याद करना है और मान करके चलना कि भाई अब एग्जाम करा दो, आयोग जल्दी से एग्जाम करा दो, ताकि जितना हमने करंट अफेयर्स पढ़ लिया है उससे एग्जाम देकर के आ जाए। पता चला कि ऐसे एग्जाम मार्च में होने वाला था और अभी तक आ गया, हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ते जाने लगातार, ठीक है, परेशान मत हो। याद करो पहला नाम इस रिपोर्ट के अंतर्गत बर्नार्ड अर्नाल्ट एवं फैमिली। मतलब फोर्ब्स जो ये पत्रिका है ना, ये बहुत सिंपल सी बात कहती है, भाई जो सबसे पहला व्यक्ति है उसका नाम सुन करके आप ही क्या होगी, जल जाएगी, ठीक है, तो बर्नॉल लगाना पड़ेगा। तो बर्नॉल या फिर बर्नार्ड, ये व्यक्ति जो है ये फ्रांस के एक बहुत ही अमीर व्यक्ति है, उद्यमी है। आप इनकी कंपनी का नाम आपने सुना होगा, एटलीस्ट हमारे जो यहाँ पर गर्ल्स एस्पिरेंट्स उन्होंने नाम जरूर सुना होगा, ठीक है, लुई वितान, ठीक है, लुई वितान नाम की बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, आई थिंक पर्स आता है और भी बहुत चीज़ें आती हैं, ठीक है, लाखों रुपए के वो पर्स होते हैं, आई डोंट नो उस पर्स में रहना है कि पर्स को यूज़ करना है, बट ठीक है। तो लुई वितान ये जो कंपनी है, इसके अलावा एक बल्गेरी कंपनी या बल्गरी कंपनी करके भी एक कंपनी है, इनकी एक ब्रांच है, ठीक है। तो जितने भी ऐसे लग्जरी आइटम्स है, ठीक है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और जितने प्रोडक्ट्स है, इनकी कंपनी है, उनका नाम है बर्नार्ड अर्नाल्ट, ठीक है। तो ये फोर्ब्स के अकॉर्डिंग, फोर्ब्स पत्रिका के अकॉर्डिंग नंबर 1 के अमीर हैं। इनके बाद मस्क भैया हमारे तो हैं ही है भाई, उनके तो कोई बात ही नहीं हो, तो अपने में ही एक अलग इंसान है, ठीक है। थर्ड पर आपके अमेजन की जेफ बेजोस शामिल। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर कोई रिपोर्ट मार्च अप्रैल के ड्यूरेशन में आएगी तो उसमें जरूर मुकेश अंबानी को नंबर 1 पर रखा गया, ठीक है, मुकेश अंबानी को नंबर 1 पर रखा गया होगा और गौतम अडानी को नंबर 2 पर रखा गया होगा भारत के अंतर्गत। पॉइंट क्लियर है ना? देखो वही पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग को भी बस यही याद करना है कि मुकेश अंबानी इसके अकॉर्डिंग पहले नंबर पर है, गौतम अडानी यहाँ पर आपके नंबर 2 पर शामिल है। आप सर वो रिपोर्ट मार्च में आई कि अप्रैल में आई, कैसे याद करें? आप बस इतना याद करो कि अगर कोई रिपोर्ट इंडिया के नाम से आ रही, जैसे कि ह्यूरॉन इंडिया रिच लिस्ट रिपोर्ट, ठीक है, तो उस रिपोर्ट के अंतर्गत गौतम अडानी नंबर 1 पर है। बाकी सभी रिपोर्ट के अंतर्गत, ठीक है, जो कि वर्ल्ड अमीरों की संख्या आती है, विश्व के अरबपतियों की सूची आती है, उन सब में मुकेश अंबानी यहाँ पे क्या होंगे, नंबर 1 पर शामिल होंगे। बस इतनी बातें याद रखना, ठीक है। अगर इंडिया शब्द आ रहा है रिपोर्ट के अंतर्गत तो गौतम अडानी नंबर 1 पर है, और वर्ल्ड शब्द आ रहा है तो आपके मुकेश अंबानी नंबर 1 पर। ध्यान रखना, अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, पता चला कल को रिपोर्ट चेंज हो जाए कुछ तो मत कहना भाई, ठीक है। अभी के अकॉर्डिंग ये लिस्ट है, मतलब इस मैगजीन को अगर आपको याद करना हो तो इन पैरामीटर्स को याद करके एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अब समझना भाई, यहाँ पर कुछ बातें और बताई जा रही है, उन बातों को भी बार हम लोग देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम अरबपतियों की संख्या की बात करें, ठीक है, तो अरबपतियों की संख्या के संदर्भ में यहाँ पर क्या बता रहा है भाई, कुछ बता रहा है क्या? अरबपतियों की संख्या के संदर्भ में यहाँ पर सबसे ज़्यादा अरबपति आपके अमेरिका में है, दूसरे स्थान पर आपके चाइना में है और तीसरे स्थान पर आपके भारत में है। ये बताती है फोर्ब्स की ये पत्रिका, ठीक है। तो यहाँ पर भी भारत को कौन सी रैंकिंग है, भारत को यहाँ पर भी वर्ल्ड रैंकिंग दी गई है। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये भी रिपोर्ट यही बताती है कि जो अरबपति हैं उनकी संख्या में और उनकी संपत्ति में टोटल में वृद्धि देखने को मिला है। कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी बात यह है कि अरबपतियों की संख्या हो या अरबपतियों की संपत्ति हो, दोनों में ही वृद्धि हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में, हर रिपोर्ट में। ये एक सिंपल सा बात है, सिंपल सा पैरामीटर, ठीक है, याद रहेगा इतना। अब समझो, आपने ये देख लिया, ये रिपोर्ट कुछ
पॉइंट्स और स्पेसिफिक बताती है जो कि हम लोग को याद करना चाहिए, ठीक है। ये बताती है कि मुकेश अंबानी साहब जो हैं, ठीक है, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विश्व के 100 बिलियन डॉलर की क्लब में शामिल होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति हैं, ठीक है। तो भाई मुकेश अंबानी साहब का जलवा तो है, विश्व के 100 बिलियन डॉलर के क्लब में शामिल होने वाले ये पहले एशियाई व्यक्ति हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो भारत की सबसे अमीर जो महिला है वो महिला कौन सी है? सावित्री जिंदल एंड फैमिली। सावित्री जिंदल जो है वो भारत की सबसे अमीर महिला अरबपति हैं, ठीक है। याद रहेगा इतना पॉइंट। आई होप कि सारे पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर क्या हो, पैरेलली याद होते चले, ठीक है। अब देखो, अब जो आप लोगों की अगली रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिपोर्ट है वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के संदर्भ, ठीक है। एयरपोर्ट्स के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट का नाम क्या है, ध्यान समझिएगा आप लोग। इस रिपोर्ट का नाम है, ठीक है, वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024, ठीक है। अब ये अवार्ड जारी कौन करता है? ये जारी करता है आपका स्काई ट्रैक्स नाम का एक कंपनी है या एक प्लेटफॉर्म है, स्काई ट्रैक्स। स्काई मतलब अंतरिक्ष या फिर आसमान, और ट्रैक कर रहा है, ठीक है। तो याद करना बहुत इजी है, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है। स्काई ट्रैक ये जो संस्थान है ये वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड जारी करता है, ठीक है। ये बताता क्या क्या, बात समझिएगा। ये बताता है कुछ बातें कि अगर हम नंबर 1 एयरपोर्ट की बात करें पूरे विश्व में, ठीक है, तो कतर, ठीक है। कतर जो आपका है एक छोटा सा देश है, ठीक है। कतर की राजधानी दोहा में एक एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम है हमद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ठीक है, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये पूरे विश्व में स्काई ट्रैक्स ये जो संस्थान है, जो प्लेटफॉर्म है, इसके अकॉर्डिंग नंबर 1 का एयरपोर्ट, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है, ठीक है। नंबर 2 का कौन सा हवाई अड्डा है? तो सिंगापुर का एक हवाई अड्डा, उसका नाम है चांगी एयरपोर्ट, ठीक है, चांगी एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग कि पहले पर आप लोगों का कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दूसरा सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। टॉप 5 में भारत की कोई एयरपोर्ट यहाँ पर शामिल नहीं है, लेकिन यही स्काई ट्रैक्स का जो ये वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड है, ये 5 भारतीय हवाई अड्डों को कुछ पुरस्कार प्रदान करता है, और इन 5 हवाई अड्डों को टॉप 100 में शामिल भी करता है। ध्यान रखना आप लोग, 5 हवाई अड्डों को इसने टॉप 100 एयरपोर्ट में शामिल किया हुआ है। पहले पर कौन सा है? पहले पर आप लोगों का नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसकी पूरे विश्व में 36वां स्थान, 36 स्थान है। इसके अलावा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है, इसका नंबर आता है। फिर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में है। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गोवा, अगर मैं सिंपल कहूँ तो इसी को मोपा एयरपोर्ट भी कहते हैं, अगर मैं श्योर हूँ तो मोपा एयरपोर्ट। मनोहर पर्रिकर, ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये मनोहर एयरपोर्ट का नाम रखा गया, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार व्यक्ति थे वो, ठीक है, मनोहर पर्रिकर। तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको लोग मोपा एयरपोर्ट भी कहते हैं। नॉर्थ गोवा में, मैं जब गोवा घूमने गया था मुझे लगता है मैं यहीं पर, गोवा में 2 एयरपोर्ट हैं, एक एबोलिन या डोबलिन करके एयरपोर्ट है, दूसरा आपका मोपा एयरपोर्ट है, इसको हम लोग मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं। फिर आप लोगों का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि मुंबई में है। मैं क्यों याद करा रहा हूँ, मैं क्या याद कराना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये नंबर नहीं याद कराना चाह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं आपको यहाँ पर याद ये कराना चाह रहा हूँ कि मैच द कॉलम में ये प्रश्न पूछ सकता है कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो बेंगलुरु। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? हैदराबाद। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिर मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? गोवा। छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ पर है? मुंबई। इंदिरा गांधी कहाँ पर है? तो नई दिल्ली। एटलीस्ट यहाँ पर आपको 2 तो याद होगा ही होगा, ठीक है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नई दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी तो भाई महाराष्ट्र में होगा, महाराष्ट्र में कहाँ पर? तो मुंबई में होगा, ठीक है। मनोहर पर्रिकर याद कर लो आप लोग, गोवा में, तो मनोहर एयरपोर्ट गोवा में है। बचा 2 आप लोगों का, केम्पेगौड़ा जो कि बेंगलुरु में है, और राजीव गांधी जो कि हैदराबाद में है। तो ये 5 भारत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जिनको स्काई ट्रैक्स ने विश्व के 100 टॉप 100 एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल किया है। क्लियर है? इस लिस्ट में पहले स्थान पर एक कतर का एयरपोर्ट, उसका नाम है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दोहा में है, और सिंगापुर का सिंगापुर चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यहाँ पर शामिल किया गया है। स्काई ट्रैक्स कुछ पुरस्कार भी देता है। पुरस्कार देता किसको है? कुछ एयरपोर्ट्स को देता है। भारत के कुछ एयरपोर्ट्स को इसने बहुत शानदार पुरस्कार दिया। कौन सा पुरस्कार है भाई, ध्यान समझिएगा आप लोग। पुरस्कार का नाम है, एक नाम है बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, केवल इंडिया में नहीं, इन साउथ एशिया। तो सबसे अच्छा एयरपोर्ट इंडिया अथवा साउथ एशिया में कौन है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये बात आपको ये रिपोर्ट देख करके ही पता चल जाती है कि भाई भारत का सबसे अच्छा एयरपोर्ट कौन सा है?
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको सबसे अच्छी रैंकिंग यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, इसके बाद कह रहा है कि सबसे ज्यादा, ठीक है, क्लीनेस्ट एयरपोर्ट, या फिर अगर मैं कहूँ तो बेस्ट रीजनल, ध्यान रखना है, रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया। देखो बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, इंदिरा गांधी। बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट कौन सा है, तो बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा। या फिर प्रश्न पूछेगा क्लीनेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ सर्विसेज, मतलब जो स्टाफ होते हैं ना एयरपोर्ट के, वो कैसे होते हैं। जैसे मेरा एक्सपीरियंस बड़ा शानदार रहा, अभी मैं दिल्ली गया था, इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हालांकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑब्वियसली नहीं गया था भाई, राष्ट्रीय एयरपोर्ट मतलब जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट होता है वो अलग होता है, इंटरनेशनल का सेक्शन अलग होता है। ठीक है, वहाँ की स्टाफ सर्विस वास्तव में बहुत अच्छी है, तो एयरपोर्ट पर सुविधाएं बहुत अच्छी दी गई हैं। लेकिन पूरे भारत में और पूरे अगर मैं बात करूँ साउथ एशिया में, सबसे अच्छी एयरपोर्ट स्टाफ सर्विस कहाँ की है, तो ये बताती है कि हैदराबाद, हैदराबादी बिरयानी खिला खिला करके राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो स्टाफ हैं वो बहुत ही शानदार है, ऐसी बात यहाँ पर बताई गई। ठीक है, तो 3 अवार्ड याद रखो। बेस्ट एयरपोर्ट ऑब्वियसली दिल्ली का एयरपोर्ट है, बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट या फिर क्लीन एयरपोर्ट तो ये बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा है, और सबसे अच्छी स्टाफ सर्विस कहाँ की है, तो हैदराबाद के राजीव गांधी गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। ठीक है, क्लियर पॉइंट रहेगा। इसके बाद ये कुछ होटल्स को भी रैंकिंग देता है, केवल होटल्स को नहीं, एयरपोर्ट होटल्स को, मतलब हर एयरपोर्ट के बगल में कुछ होटल्स होते हैं भाई, कि अगर टूरिस्ट आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, तो एयरपोर्ट से निकल कर किसी होटल में रह सके। ठीक, तो भारत में भी जो दिल्ली है, दिल्ली के बगल में आपका एक एरो सिटी पूरा डेवलप किया गया, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे होटल्स है, बहुत अच्छे अच्छे दुकानें, शॉप्स है, मॉल्स हैं। ठीक है, वहाँ पर मतलब बहुत एक अच्छा सिस्टम डेवलप किया गया है। तो भारत और साउथ एशिया में सबसे अच्छा जो एयरपोर्ट होटल है वो आपका है, ध्यान रखिए आप लोग, JW मैरियट। मैरियट की एक ब्रांच अभी गोरखपुर में भी ओपन की गई है, ठीक है, कोलटाट करके, ठीक है, उसकी स्टेप सिस्टर कहा जाता है इसको। तो JW मैरियट जो है वो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट होटल है। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो दिल्ली एरो सिटी में ये स्थापित है। ठीक है, अगर हम विश्व के सबसे अच्छे एयरपोर्ट होटल की बात करें, तो सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है, वहां पर एक होटल, उसका नाम है क्राउन प्लाजा, क्राउन प्लाजा। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट होटल का दर्जा दिया हुआ है। आप लोग ऐसे तुलना करो, समझो कि आप किसी शहर में जाते हो, शहर में हर बस स्टैंड, हर रेलवे स्टेशन के बगल में एक एयरपोर्ट, एक होटल्स का पूरा सीरीज होती है। ठीक है, तो हर रेलवे स्टेशन के बगल में कुछ एयरपोर्ट, कुछ होटल्स होते हैं लाइन से, उसी प्रकार से हर एयरपोर्ट के बगल में भी कुछ होटल्स होते हैं। तो विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट होटल जो है वो सिंगापुर का है, क्राउन प्लाजा, चांगी एयरपोर्ट के बगल में। ठीक है, और भारत या फिर साउथ एशिया में सबसे अच्छा जो एयरपोर्ट होटल है वो आपका है JW मैरियट, जो कि दिल्ली एरोसिटी में लोकेटेड है। ठीक है, याद रहेगा इतना पॉइंट्स। चलो, ये हम लोग चूंकि एयरपोर्ट यहाँ पर देख रहे हैं, तो मैं एयरपोर्ट के संदर्भ में कुछ अतिरिक्त बिंदु आप लोगों को यहाँ पर याद कराता हूँ। याद करने का प्रयास करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, हालांकि इस मैगजीन में नहीं दिया गया, बट फिर भी याद जरूर करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट नोट करो आप लोग, अगर हम बात करें एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ACI वर्ल्ड, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट, सबसे बिजिएस्ट जो एयरपोर्ट की सूची है, उस सूची में भारत का जो दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो 10वें स्थान पर शामिल है। ठीक है, 10वें स्थान पर शामिल है, ये बात नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ACI वर्ल्ड, ठीक है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड, ACI वर्ल्ड के द्वारा सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट 10वें स्थान पर शामिल है, इस पॉइंट को नोट कर लो कहीं। ठीक है, दूसरी बात, कुछ पॉइंट और नोट करो, अगर हम बात करें फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, ठीक है, एक सेकंड, इमिग्रेशन आई होगा ना, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रेवलर ट्रस्टेड प्रोग्राम, TTP, FTI TTP, मतलब समझ रहे हो ना, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम, ये भारत के किस एयरपोर्ट पर शुरू किया गया पहली बार। ठीक है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो टर्मिनल नंबर 3 है, वहां पर इसको हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स का एक पॉइंट है, नोट कर लेना, पिछले एक साल में न्यूज में रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को सिंगल लाइन में बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद चीजें पॉइंट याद आ रहा है, रिकॉल कर रहा है कहीं ना कहीं पर, हमने पढ़ा हुआ है, इसको पढ़ाया भी आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा एक एयरपोर्ट और न्यूज में है, वो है क्योंकि उसने जीरो वेस्ट, ठीक है, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल, इसको पूर्ति किया है अपने यहाँ पर। ठीक है, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मतलब जो कचरा है उसको लैंडफिल में जीरो क्वांटिटी में पहुंचा रहा है, वो एयरपोर्ट कौन सा है, उसका नाम है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरल का एक एयरपोर्ट है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, तो नोट कर लो इस पॉइंट को भी।
कि केरल का तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट जीरो वेस्ट टू लैंडफिल इस सूची में पहले स्थान पर। ठीक है, पहला ऐसा देश का एयरपोर्ट है जो कि जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्रोग्राम को अपने यहाँ पर स्टार्ट किया है। ठीक है, तीनों पॉइंट ध्यान रहेगा, अतिरिक्त पॉइंट इस मैगजीन के अलावा तो नोट कर लेना, हम लोग याद करते हुए पहले इन पॉइंट्स को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद आपने ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब जो आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बचा हुआ है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से पहले हम लोग 1 और 2 रिपोर्ट बचे हुए, सबसे लास्ट एक रिपोर्ट है फोर्ब्स की, एक रिपोर्ट है। अभी आपने फोर्ब्स के अमीरों की सूची देखी थी, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि फोर्ब्स विश्व के 100 मोस्ट पावरफुल महिलाओं की सूची जारी कर रही है। ध्यान दीजिएगा, विश्व के 100 मोस्ट पावरफुल महिलाओं की सूची जारी कर रही है। आप ऐसे याद कर लो, फोर्ब्स एफ से स्टार्ट होता है, फीमेल एस से होता है, तो एफ मतलब फोर्ब्स ने विश्व के सबसे पावरफुल महिलाओं की लिस्ट जारी की है। ठीक है, टॉप 100 में अगर आप ध्यान दो तो नंबर 1 पर इसमें कौन शामिल है? नंबर 1 पर यहाँ पर शामिल है उर्सुला वान डेर लेyen। ये कौन है भाई? ये जर्मनी की नागरिक है। और अगर आप ध्यान दो तो जो यूरोपियन कमीशन है, ठीक है, यूरोपियन कमीशन की ये क्या है? अध्यक्ष है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका इनकी है। विश्व की सबसे पावरफुल महिला कौन है? तो जर्मनी की उर्सुला वान डेर लेyen, ठीक है, यूरोपियन कमीशन की ये अध्यक्ष है। ये बातें ध्यान रखना। अब इसके बाद हम क्या याद करेंगे? हम भारतीय महिलाओं की लिस्ट याद करें। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में जो 100 पावरफुल महिलाओं की रिपोर्ट है उसमें 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। कौन सी महिलाएं हैं भाई? पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पर हमारी निर्मला ताई हैं। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी हैं। ध्यान रखिए भाई, वित्त मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर है। ठीक है, टैक्स लगाने में इनको बहुत उपलब्धि हासिल है। तो निर्मला सीतारमण जी ने 32वां स्थान हासिल किया पूरे विश्व में। ठीक है, अब मानो 2 प्रश्न पूछे, प्रश्न ये पूछ सकता है कि फोर्ब्स के अकॉर्डिंग भारत की सबसे पावरफुल महिला कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। ठीक है, बातें बहुत क्लियर है। विश्व में इनकी रैंकिंग 32वीं है, इतनी बातें ध्यान रखना। अब इनके बातें याद करो कौन है। ठीक है, तो पहला तो आप लोगों का हो गया निर्मला सीतारमण। दूसरा यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि HCL टेक कंपनी याद करना यार, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी। ठीक है, तो HCL टेक की जो अभी वो है अध्यक्ष कर लूँ मैं, आप जो भी उनके CEO कह लूँ। ठीक है, उनका नाम है रोशनी नादर। ठीक है, रोशनी नादर मल्होत्रा, अगर मैं श्योर हूँ तो RNM नाम है। ठीक है, रोशनी नादर मल्होत्रा। तो रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की दूसरी पावरफुल महिला है। ठीक है, ये HCL टेक की टेक कंपनी में कुछ बहुत प्रमुख पोस्ट पर ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, रोशनी नादर मल्होत्रा अभी एक कारण से और न्यूज में थी। अगर मैं श्योर हूँ तो फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उसका नाम है नाइट ऑफ द लीजन पुरस्कार। ठीक है, नाइट ऑफ द लीजन पुरस्कार को ही हम लोग सेविलियर डी ला लीजन डी हुनूर पुरस्कार भी कहते हैं। तो सर ये सब याद कैसे होगा? परेशान मत हो, जितना भी याद हो रहा है ना याद करते चलो। ठीक है, समझो, रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस ने अभी अपने यहाँ का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया, उसका नाम है, क्या नाम है भाई? तो नाइट ऑफ द लीजन पुरस्कार। इसी पुरस्कार को हम लोग फ्रेंच भाषा में सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कहीं पर नोट कर लोगे तो अच्छी बात है, ये सब प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, अब देखो 3rd नंबर पे यहाँ पे जो भारत की महिला शामिल है उनका नाम है सोमा मंडल। अब ये सोमा मंडल कौन है? तो जो सेल है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल की ये CEO हैं। ठीक है, इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप लोग। और इसके बाद 4थे स्थान पर भारत के यहाँ पर महिला शामिल है, उनका नाम है किरण मजूमदार शॉ। किरण मजूमदार शॉ, एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी बायोकॉन। ठीक है, बायोकॉन कंपनी की कुछ फाउंडर वुंडर है। ठीक है, इनका नाम भी आप लोग यहाँ पर पहले ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो फोर्ब्स के अकॉर्डिंग विश्व में सबसे पावरफुल महिला है उर्सुला वान डेर लेyen। ये जर्मनी की है, यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष है। इसने अपनी टॉप 100 लिस्ट में 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया है। पहले स्थान पर इसने निर्मला ताई को शामिल किया है 32वें रैंकिंग पर। ठीक है, इसके बाद रोशनी नादर मल्होत्रा है जो कि HCL टेक कंपनी की है। 3rd स्थान पर सोमा मंडल है और 4थे स्थान पर किरण मजूमदार शाह है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं, अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे ये सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। 60वें स्थान पर कौन है? ठीक है, 70वें स्थान पर कौन है, 76वें स्थान पर कौन है, ये सब रैंकिंग यहाँ पर दिया गया। रैंकिंग मत याद करना, बस नाम याद करो। ठीक है, मैं देखो मैं समराइज फॉर्मेट में आप लोगों को सब चीजें एक क्रिस्टल क्लियर फॉर्मेट देने का प्रयास करता है कि आप लोग को चीजें याद रहे, आप लोग रिटेन कर सको उन सारे पॉइंट्स को। ठीक है, पढ़ना केवल थोड़ी है, पता चला कि केवल पढ़ा करके सर निकल गए, कुछ याद ही नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। अगर आप लोग ये पूरी क्लासेस कर रहे हो, मैं फिर से बहुत क्लियर बोलूँ, अगर आप ये क्लासेस कर रहे हो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। साइंस का भूत भागा कि नहीं भागा, इकोनॉमिक्स का भूत भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है, क्योंकि मेरा प्रयास ये है कि मैं आप लोगों के इकोनॉमिक्स के भूत को एकदम जड़ से भगा के रखूँ। ठीक है,
तो हम लोग इतने टफ टॉपिक को सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, इतने सबसे बोरिंग टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इतना शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे। हर एक टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी कंटेंट की डिलीवरी आप तक हो वो अपने में टॉप प्रायोरिटी की हो, टॉप लेवल की कंटेंट हो, ताकि आपको समझ में भी आए और याद करना भी आपके लोगों की क्या हो, एक सिस्टम के अंतर्गत। तो अगर मैं आंकड़े आपको इस प्रकार से याद करा रहा हूँ तो समझो कितना एफर्ट किया जा रहा होगा। ठीक है, तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, क्लास के कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि क्लास कैसी लग रही है। प्लस इस पूरी आय दृष्टि मैगजीन पर हम 500 क्वेश्चन का एक कंप्लीट PDF प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, 500 MCQs का। ठीक है, इसके अलावा 150 क्वेश्चन के आपके 2 पेपर ऑलरेडी हम लोग आय दृष्टि मैगजीन से इतर मैगजीन्स को लेकर के हमने बनाए हुए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको थोड़ी सी डाइवर्सिटी मिल सके करंट अफेयर्स की। प्लस इसके अलावा एक स्पेशल टेस्ट आप लोगों का लास्ट में होगा जो कि करंट अफेयर्स बेस्ड होगा। ठीक है, तो करीब 1000 क्वेश्चंस का आप लोगों का एक MCQ बैच है। ठीक है, केवल 99 रुपीज़ का वो बैच है। ठीक है, केवल 99 रुपीज़ का बैच है। स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है वहाँ पर आप लोग मैसेज करिए, ज्वाइन करो। बहुत कम अमाउंट रखा गया है। अमाउंट रखने का कारण ये है कि एफर्ट चूंकि टीम बैकएंड पे कर रही है तो उस टीम को थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों की तरफ से मिल सके। ठीक है, तो ये 99 रुपये एक ऐसा है जो एफोर्डेबल चीज़ है। ज्वाइन करिए आप लोग। ठीक है, करंट अफेयर्स का सब कुछ क्लियर कराएंगे हम लोग। क्लासेस सब चल रही हैं, बहुत शानदार तरीके से चल रही हैं। करंट अफेयर्स के MCQs हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, अब जब ये पूरी आदृष्टि कंप्लीट हो जाएगी ना, 4-5 क्लास और बची हुई है, 4-5 का तो ज़्यादा हो गया। ये जैसे ही पूरी सीरीज कंप्लीट होगी उसके बाद हम लोग करेंगे रिवीजन, और अपने में बेहतरीन रिवीजन करेंगे करंट अफेयर्स चर्चा के माध्यम से। ठीक है, टारगेटेड अप्रोच होगा। तो आप लोग क्लासेस को फॉलो करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो की कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक रिव्यू जरूर शेयर करो। ठीक है, अब देखो भाई, एक रिपोर्ट हम लोग और देखेंगे और उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे किस पर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं उस टॉपिक को लास्ट में इसलिए रख रहा हूँ कि इस मैगजीन में सबसे घटिया तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। बात है बहुत क्लियर है, बहुत ही बेकार तरीके से पढ़ाया गया है, बट समझने का प्रयास करो। ठीक है, देखो रिपोर्ट का नाम यहाँ पर दोस्तों क्या है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। ठीक है, ठीक है, देखो रिपोर्ट का नाम है मेरे भाई, ठीक है, और मेरी बहनों, बस ये बात है। एक मिनट, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक है, क्या रिपोर्ट का नाम है भाई, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। ध्यान रखिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। जारी कौन करता है, तो 2 संस्थाएं हैं। एक संस्था का नाम है BEE, मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये है क्या भाई, पहले संस्थान के बारे में समझते हैं। ये संस्थान अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के प्रावधानों के तहत किया गया था। किस मंत्रालय के अंतर्गत, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो विद्युत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो मंत्रालय है, इसके अंतर्गत इसकी स्थापना वर्ष 2002 में किया गया। आप कहोगे सर क्या ये पूरे टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है, हाँ भाई। प्रश्न प्रीवियस ईयर में एक जगह पर पूछा हुआ है, किस आयोग ने पूछा मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, बट प्रश्न पूछा गया BEE के ऊपर। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत वर्ष 2002 में विद्युत मंत्रालय के अधीन किया गया था। प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से कि BEE क्या एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, या एक सांविधिक या स्टैच्यूटरी, ठीक है, या फिर वैधानिक संस्थान है कि नहीं है। ठीक है, संस्था है कि नहीं है, ये बताइए आप लोग। ठीक है, क्योंकि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना एक एक्ट के माध्यम से किया गया, एक अधिनियम के माध्यम से किया गया, इसलिए ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, एक सांविधिक निकाय है। बातें क्लियर हो गया। तो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक है, SEEI, SEEI। इसको जारी करने वाली एक संस्था का नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, दूसरी संस्था का नाम है AEEE। तो सर ये क्या है, अब AEEE क्या है भाई, देखो भाई AEEE के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है कि AEEE से मेरा मतलब यहाँ पर है मेरे भाई। ठीक है, कहाँ गया, कहीं तो दिया था यार। AEEE से मेरा मतलब यहाँ पर है, एक मिनट मैं आप लोगों को ढूंढ दूँ, क्या था, नहीं है, चलो छोड़ो, मैं बता रहा हूँ, नोट कर लो। AEEE से मेरा मतलब है अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट, अच्छा यहाँ पर दिया तो है अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। ये संस्थान
और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये दो संस्थान मिलकर के एक रिपोर्ट जारी करते हैं। उस रिपोर्ट का नाम है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी 2023। ठीक है, ये रिपोर्ट का 5वां संस्करण है, 5th एडिशन यहाँ पर है। ठीक है, इस रिपोर्ट में बताया क्या गया है, बातों को आप समझना। ठीक है, ये रिपोर्ट करता क्या है, ध्यान समझिएगा आप लोग। ये 2 पैरामीटर्स पर, ठीक है, अपने एक लिस्ट जारी करता है। ठीक है, एक पैरामीटर होता है इसके अंक के आधार पर। ठीक है, अंक के आधार पर राज्यों को ये कुछ अंक प्रोवाइड करता है और उनके आधार पर स्टेट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है। कौन सी कैटेगरी है, ध्यान समझिएगा आप लोग। ठीक है, पहली कैटेगरी का नाम है फ्रंट रनर। ठीक है, दूसरे का नाम है अचीवर, फिर एक कंटेंडर और फिर एस्पिरेंट। ठीक है, फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर और एस्पिरेंट, इन 4 कैटेगरीज में अंकों के आधार पर ये स्टेट और यूटीज को वर्गीकृत करता है। अब देखो भाई, अब हम लोग को इन चारों कैटेगरीज में क्या क्या याद करना पड़ेगा। पहला तो ये याद करो कि इस इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन स्टेट शामिल है। ठीक है, तो नंबर 1 पर यहाँ पर आप लोगों का कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक। इसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो एटलीस्ट ये टॉप 2 रखो याद। और टॉप 2 भाई जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये क्या हुए, ये फ्रंट रनर होंगे। तो इस पूरे लिस्ट में, ठीक है, चूंकि इनका स्कोर सबसे ज़्यादा है, तो इस पूरे लिस्ट में, ठीक है, इस पूरे लिस्ट में ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो होंगे आप लोगों के, वो फ्रंट रनर में शामिल, फ्रंट रनर में शामिल हो। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछ सकता है कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, इस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है अंकों के आधार पर, तो कर्नाटक है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है और ये दोनों फ्रंट रनर की कैटेगरी में शामिल होते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या याद करना है भाई, थर्ड हमको ये याद करना है कि यूपी कहाँ पर शामिल है। ठीक है, तो यूपी फ्रंट रनर में तो नहीं रहेगा, कुछ कुछ तो समस्याएं होंगी हमारे साथ। तो हम यहाँ पर शामिल हैं अचीवर की कैटेगरी में। हम यहाँ पर कहाँ पर शामिल हैं, अचीवर की कैटेगरी में। बस इतना पॉइंट याद रखो, इसके अलावा कुछ भी याद करने का प्रयास मत करो, कोई काम की बातें नहीं है। ठीक है, तो 2 बातें हम लोग याद रखेंगे। अब अगर ध्यान रखो आप लोग, ठीक है, ठीक है, हाँ, ये पॉइंट क्लियर हो गया ना, जो मैंने आप लोगों को पॉइंट कराया, याद कराया कि फ्रंट रनर में कर्नाटक आंध्र प्रदेश याद करो, अचीवर में यूपी को याद कर लो। ठीक है, इसके अलावा 2 और लिस्ट है अंकों के आधार पर, अब मत याद करना। अब समझो, ये रिपोर्ट केवल अंकों के आधार पर कैलकुलेशन नहीं करती, ये कैलकुलेशन करती है एक और आधार पे, TFEC। आप कहोगे सर ये क्या है, TFEC का मतलब है टोटल फाइनल एनर्जी कंजम्पशन, कुल अंतिम ऊर्जा खपत। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कुल अंतिम ऊर्जा खपत TFEC के आधार पर सभी राज्यों को 4 समूह में डिवाइड करती है। ठीक है, 4 समूह में जो डिवाइड करती है, उसका मतलब क्या है कि जो स्टेट है वो स्टेट टोटल कितना फाइनल एनर्जी कंजम्पशन कर रहे हैं अपने यहाँ पर, उसके आधार पर समूह 1, समूह 2, समूह 3 और समूह 4 में डिवाइड करती है। ये सारे कैटेगरीज डिवाइड किए गए, तो उनकी एक जो कैलकुलेशन हो रहा है, वो कैलकुलेशन हो रहा है MTOE के आधार पे, मतलब मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। देखो जैसे हमारा समझो, कोई एक स्टेट सोलर एनर्जी के माध्यम से प्रोडक्शन कर रहा है, यूज़ कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, कोई विंड इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहा है, तो हम उन सबको ऑयल इक्विवेलेंट के संदर्भ में कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, हम तेल उपभोग के संदर्भ में कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हम उनका एक प्रॉपर कैलकुलेशन कर पाए। ठीक है, तो ये 4 लिस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। अब चूंकि ऊर्जा खपत की बात हो रही है, एनर्जी कंजम्पशन की बात हो रही है, तो एनर्जी कंजम्पशन के अकॉर्डिंग जो यूपी है वो आपका समूह 1 में शामिल होता है। ठीक है, समूह 1 में शामिल होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। और समूह 1 में हम चौथे नंबर पर यहाँ पर शामिल है। ठीक है, तो अगर हम देखो समूह 1 में यूपी आपका चौथे स्थान पर शामिल है, मतलब ऊर्जा खपत के अकॉर्डिंग हम पहले कैटेगरी में हैं और हमारी रैंकिंग चौथी है। बस इतनी बात याद करना। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत अनावश्यक आंकड़ा दिया गया है, मत याद करो, जो बातें कह रहा हूँ उनको समझने का प्रयास करो। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें, तो इस रिपोर्ट में अपने स्कोर में जो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है वो 4 राज्यों ने किया हुआ, विशेष तौर पर 4 राज्यों ने किया है। उस राज्य में यूपी भी शामिल है। ठीक है, यूपी भी यहाँ पर शामिल है, इसलिए इसको भी एक बार देख लेना। ठीक है, सबसे अधिक स्कोर सुधार जो किया गया है वो यूपी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अब देखो भाई, दरअसल देखो इस बार मैगजीन में क्या किया है ना, इसने जो इंडेक्स और जो रिपोर्ट्स के आंकड़े दिए हैं, बहुत ही अनसिस्टमेटिक मैनर में दिया है। आई डोंट नो क्यों, बट इन्होंने बहुत ही अनसिस्टमेटिक मैनर में दिया है। ना कोई चार्ट प्रिपेयर किया है, ना तो अलग अलग चीज़ों को समझाया है, तो थोड़ा सा समझना टफ है, बट मैं समझाने का जो प्रयास कर रहा हूँ, मैंने प्रॉपर इसको डिटेल में स्टडी करके समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, ध्यान से याद करना, जितनी बातें बता रहा हूँ केवल उतनी बातें याद करना। ठीक है, देखो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक बात और कह रहा है कि भारत ने COP26 कब हुआ था, 2021 में ये हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था आप लोगों का ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ब्रिटेन में ग्लासगो में
आपका एक COP26 हुआ था। उस COP26 में भारत ने कहा था कि हम वर्ष 2030 तक अपने जीडीपी की एमिशन इंटेंसिटी को 2005 के स्तर से 45% तक कम करने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। और इसी के अंतर्गत ये स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जारी किया जा रहा है, ताकि हम इस बात को कैलकुलेट कर पाएं कि हमारा कितना एनर्जी एफिशिएंट हम राज्य या फिर स्टेट बन रहे हैं। ठीक है, बातें क्लियर है। दो संस्थाएं थी, BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, और दूसरी संस्थान थी AEEE मतलब अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। इन दोनों ने मिलकर के रिपोर्ट जारी किया था। इस रिपोर्ट में दो कैटेगरी डिवाइड की गई थी, एक अंकों के आधार पर, दूसरा टोटल फाइनल एनर्जी कंजम्पशन के आधार पर। ठीक है, अंकों के आधार पर जो फ्रंट रनर है उसमें आपके दो स्टेट शामिल थे, एक कर्नाटक, आंध्र, मतलब दो नहीं, क्रम के अकॉर्डिंग कर्नाटक नंबर 1 पर था, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पर था। जो यूपी है वो आपका अचीवर श्रेणी में शामिल था, यूपी आपका अचीवर श्रेणी में शामिल था। इतनी बातें बस याद रखना। टोटल फाइनल एनर्जी कंजम्पशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो समूह 1 है, मतलब ठीक है, समूह 1 में आपका यूपी शामिल है चौथे स्थान पर। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा कोई पॉइंट यहाँ पर याद मत करो। एक ये बात और कहती है रिपोर्ट कि सर्वाधिक सुधार करने वाले जो राज्य हैं उन राज्यों में यूपी भी आप लोग का यहाँ पर शामिल है। ठीक है, इस रिपोर्ट की जो थीम है वो थीम याद कर लो। थीम क्या कह रही है? थीम कह रहा है कि भारत में विद्युतीकरण और डीकार्बोनाइजेशन के माध्यम से ऊर्जा परिवर्तन, ठीक है, ऊर्जा परिवर्तन क्या है भाई? एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू डीकार्बोनाइजेशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडिया, ये इस बार की थीम है। ठीक है, इस बार की थीम है। ये थीम आप लोगों को यहाँ पर याद करनी पड़ेगी। ठीक है, स्थापना समारोह था उसी के अंतर्गत रिपोर्ट जारी किया गया था, तो यहाँ पर इस थीम को फॉलो किया गया हमने। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? यहाँ पर कुछ और पॉइंट बचा हुआ है। अब हम लोग समझेंगे अपना आज का लास्ट टॉपिक, वो उसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, एक पेज का ये पूरा टॉपिक है। ठीक है, हालांकि इस टॉपिक में बहुत कुछ चीजें डिटेल में समझाई गई नहीं है, बट मैं समझाने का प्रयास करूंगा, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो चलो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा जागरूक हो जाइए आप लोग, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट 2023/2024। ठीक है, ध्यान रखना 2023 और 24 रिपोर्ट। अच्छा, इस रिपोर्ट में एक पॉइंट सबसे पहले नोट कर लो कि ये रिपोर्ट जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 पर आधारित है। ठीक है, 2022 पर आधारित, मतलब यहाँ के आंकड़ों का प्रयोग करके हमने 2023-24 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता कौन है? तो जारी करने वाले जो संस्थान है उसका नाम क्या है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस रिपोर्ट की थीम क्या है? थीम याद कर लेना। थीम यहाँ पर दिया गया है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। आओ हिंदी मीडियम वालों, कहाँ गए? पढ़ो, मैगजीन में खुद ही अंग्रेजी दिया हुआ है, क्या हिंदी याद करोगे आप लोग? ठीक है, मैं याद कर रहा था, मैं समझाता हूँ। देखो क्या कह रहा है, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री इमेजिनिंग कोऑपरेशन, मतलब सहयोग की पुनर्कल्पना। कोऑपरेशन मतलब सहयोग, री इमेजिनिंग मतलब पुनर्कल्पना करना। ठीक है, सपना देखना एक तरीके से, री इमेजिनिंग दोबारा सपना देखना। ठीक है, तो री इमेजिंग कोऑपरेशन किसमें? इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड, बटी हुई दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 और 24 की थीम है। जारी किसने किया? UNDP ने जारी किया। सबसे पहले इस रिपोर्ट में एक पॉइंट नोट कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, इस रिपोर्ट में दो देशों का नाम शामिल नहीं है। क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो नोट कर लेना। ठीक है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया और मोरक्को, मोनक्को। ठीक है, मोनक्को, यार अंग्रेजी में लिख लो, मोनक्को। ठीक है, ये इन दो राज्यों को या फिर इन दो देशों को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। पहले तो इस बात समझ लेना। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जिस इंडेक्स पर बेस्ड है उसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के संदर्भ में कुछ पॉइंट ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया, इसलिए बहुत क्लियरली याद करना है। ये 3 पैरामीटर्स पर बेस्ड है, 3 संकेतकों को यहाँ पर शामिल किया था, 3 इंडिकेटर्स को यहाँ पर शामिल किया जाता है। कौन 3 इंडिकेटर्स है भाई? पहला इंडिकेटर का नाम है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, जीवन प्रत्याशा सूचकांक। ठीक है, दूसरा है शिक्षा सूचकांक या फिर एजुकेशन इंडेक्स। थर्ड आप लोगों का है आय सूचकांक या फिर इनकम इंडेक्स। ठीक है, अब तीनों को समझिएगा ध्यान से। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो इन 3 संकेतकों, इंडिकेटर्स या 3 पैरामीटर्स पर बेस्ड है।
पहला जीवन प्रत्याशा मतलब जन्म के समय व्यक्ति की कितनी आयु होगी इसका एक आकलन करना, उसको हम लोग कहते हैं जीवन प्रत्याशा। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को यहाँ पर शामिल किया गया है। जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होगा, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहा है, तो अब देखो, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 3 है वो गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता है। ठीक है, तो पहला इंडिकेटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 03 से संबंधित है। ठीक है, दूसरा इंडिकेटर क्या कर रहा है, एजुकेशन, शिक्षा सूचकांक। ये कौन सा एसडीजी हुआ, ये आपका हुआ एसडीजी क्वालिटी एजुकेशन, मतलब एसडीजी 04। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एजुकेशन इंडेक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके अंतर्गत 2 आंकड़े लिए जाते हैं। पहला क्या है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। दोनों का मतलब क्या है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब क्या है कि एक 25 साल का युवा अपने उस जीवन काल में कितना वर्ष उसने स्कूल में बिताया है, उसको हम लोग कहते हैं मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग एक तरीके से। ठीक है, मीन मीडियन मोड, मीन पढ़े हो ना आप लोग, तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब ये होता है कि स्कूल अवधि के औसत वर्ष। एक 25 साल का लड़का, एक 25 साल की लड़की, ठीक है, अपने पूरे काल में, जीवन काल में कितना समय स्कूल में बिताई है, उसको हम लोग कहते हैं मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब एक अनुमान लगाया जा रहा है। किसका अनुमान लगाया जाएगा भाई, तो एक 5 साल का बच्चा अपने पूरे जीवन काल में कितना समय तक स्कूल में समय बिताएगा, इसके आकलन को हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो शिक्षा इंडिकेटर के अंतर्गत 2 पैरामीटर्स यहाँ पर काउंट होते हैं। इसके अलावा एक आपका है आय सूचकांक, या फिर इसको हम लोग कहते हैं इनकम इंडेक्स। इसको बताओ भाई, ये कौन सी एसडीजी है, चलो तो आज में तो बड़ा मजा आया बताने में कि एसडीजी 3, एसडीजी 4, बताओ इनकम इंडेक्स आपका किस प्रकार के एसडीजी या फिर कौन से एसडीजी में शामिल होगा, जल्दी से होमवर्क में बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, मैं तो बताऊंगा, मुझे सब पता है। ठीक है, तो इनकम इंडेक्स किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित है, जल्दी से बताइए आप लोग। अच्छा, कई बार ना इनकम इंडेक्स की जगह पर दे देता है आप लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब जीवन स्तर, जीवन जीने का जो स्तर है उसकी बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि प्रति व्यक्ति आय, जो देश की नेशनल इनकम होती है उसको हम प्रति व्यक्ति के तौर पर कैलकुलेट करते हैं पीपीपी मॉडल पर। ठीक है, और कैलकुलेट करके यहाँ पर हम लोग आय सूचकांक को निकालते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 3 पैरामीटर्स पर बेस्ड है, ध्यान से समझना। तीनों पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, तीनों पैरामीटर्स पे प्रश्न पूछ सकता है, और प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, इसलिए याद करना पड़ेगा। अब समझो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंतर्गत जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, वो इंडेक्स क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, वो 0 से 1 के मध्य वैरी करेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा इंडेक्स में वैल्यू होगी, मतलब जितना वो 1 के करीब होगा, उतना डेवलप्ड इकोनॉमी वो होगी, अर्थव्यवस्था वो होगी। ठीक है, और 0 मतलब क्या, सबसे कम डेवलप्ड अर्थव्यवस्था। तो हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर 4 कैटेगरी डिवाइड करते हैं। ठीक है, कैटेगरी क्या है भाई, ध्यान समझिएगा आप लोग, 0.8 से ज़्यादा। ठीक है, ये 0.8 से ज़्यादा हो गया। दूसरा 0.7 से 0.8 के मध्य में। तीसरा 0.55 से 0.7 के मध्य में। ठीक है, और 0.55 से कम। ठीक है, तो हम लोग 0.8, 0.7 से 0.8, 0.5 से 0.55 से 0.7 और 0.55 से कम, इस 4 कैटेगरीज में हम लोग सभी अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करते हैं। इनका नाम क्या है भाई, पहली कैटेगरी मतलब आप 0.8 इंडेक्स से ज़्यादा पर हो, मतलब आप बहुत डेवलप्ड हो। ठीक है, तो आपको अति उच्च ह्यूमन डेवलप्ड कंट्री माना जाएगा। ठीक है, अति उच्च मानव विकास माना जाएगा। अगर आप सेकंड वाले सूची में हो, मतलब 0.7 से 0.8 के मध्य में हो, तो आपको यहाँ पर उच्च मानव विकास। ठीक है, मतलब पहला था वेरी हाई, दूसरा था हाई। इंग्लिश में भी नोट कर ना, इंग्लिश वाले फिर अभी कहेंगे सर समझ में नहीं आया। वेरी हाई, दूसरा आपका हाई हो गया, तीसरा आपका मध्यम मानव विकास वर्ग मतलब मीडियम हो गया, और चौथा आपका निम्न है मतलब लो हो गया। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज हम डिवाइड करते हैं। अब इन चारों कैटेगरीज में कुछ बातें समझना। ये रिपोर्ट बताती है कि जो पूरा विश्व है, उस पूरे विश्व का जो एवरेज HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो वैल्यू है 0.739। 0.739 मतलब कहाँ पर आएगा, इस सेकंड वाले में आएगा। ठीक है, तो अगर हम पूरे विश्व का औसत निकालें तो पूरा विश्व जो है वो हाई ह्यूमन डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल है। ठीक है, हाई ह्यूमन डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल है। ये बात हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बातें क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आप लोग और समझिएगा। ठीक है, 1 मिनट का आप लोग समय दीजिए, मैं मोबाइल बंद कर दूँ, कोई तो चलिए अपने आप। वेरी गुड। ठीक है, देखिए, एक मिनट, बस 1 मिनट आप लोग समय दीजिए। दरअसल क्या है ना, देखिए बहुत सारे फ़ोन, बहुत सारे मैसेज आप लोगों के लगातार आते रहते हैं,
संभव नहीं है हमारे लिए कि हम सारे मैसेज या सारे कॉल्स का रिप्लाई कर पाए। इसीलिए हमने एक अल्टरनेटिव नंबर रखा हुआ। तो आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पर नंबर देख रहे हो, उस नंबर पर हम लोग देखिए अभी लगातार कॉल आना स्टार्ट हो चुका है इस नंबर पे, ठीक है। बट सॉरी फॉर दैट, आप लोगों से बस ये अनुरोध है कि आप लोग इसको ये मत समझो कि हम लोग बात नहीं करना चाहते हैं। समस्या ये है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लोग हर व्यक्ति से बात कर पाए प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। आप बिलीव नहीं करो, इतने सारे कॉल, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि बहुत सारे मैसेज और कॉल का रिप्लाई करना हमसे मतलब हो ही नहीं पा रहा, हम चाह करके भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए माफ़ी चाहूँगा, बट ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग पूरे विश्व की एवरेज एचडीआई की बात करें, तो हम कहाँ पर आते हैं? हम आते हैं हाई ह्यूमन डेवलप्ड स्टेट में आता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, पूरे विश्व का औसत इतना है। अब हम पूरे विश्व का देख लिया, भारत का समझो भाई, भारत कहाँ पर है? भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत का जो टोटल एचडीआई वैल्यू है, ठीक है, जो भारत का टोटल एचडीआई वैल्यू है वो यहाँ पर आप लोगों का है 0.644 में दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप लोग याद करना यहाँ पर ईजी रहे, ठीक है। देखो, एक मिनट, ये रहा, देखो, भारत जो है, भारत मध्यम मानव विकास वाले देशों की सूची में शामिल होता है, मीडियम ह्यूमन डेवलप्ड वाले स्टेट में शामिल होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो एचडीआई वैल्यू है वो 0.644 है, ठीक है। 0.644 मतलब कहाँ पर हम लोग आ गए? हम लोग इस वाली कैटेगरी में आ गए, ठीक है, इस वाली कैटेगरी में। ये कौन सी कैटेगरी थी? तो मध्यम मानव विकास वर्ग की थी, मीडियम ह्यूमन डेवलप्ड की थी, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बहुत क्लियरली कह रहा है कि मध्यम मानव विकास में हम लोग शामिल हैं। टोटल हमारा वैल्यू 0.644 है और हमारी रैंकिंग कितनी है? 134 है, ठीक है। तो देखो प्रश्न क्या बनेगा एग्जाम में? प्रश्न बनेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो 134 है, ठीक है। हमें टोटल वैल्यू कितना है? 0.644 वैल्यू है, ठीक है, 0.644 वैल्यू है। ये बातें हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी। क्लियर हो गई इतनी बातें? ठीक है, अब कुछ बातें यहाँ पर और समझ, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंतर्गत कुछ कुछ बातें बता रहे हैं, जैसे कह रहा है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसके संदर्भ में कुछ स्पेशल तथ्य दिया गया है, कुछ स्पेशल फैक्ट दिया गया है, जिससे प्रीवियस ईयर में प्रश्न ऑब्वियसली बन चुका है। प्रश्न क्या बना है भाई? कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डेवलप किसने किया? सबसे पहले यूएनडीपी अभी जारी करता है, लेकिन डेवलप किसने किया इस पूरे कॉन्सेप्ट को? तो दो व्यक्तियों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भारतीय हैं जिनका नाम है अमर्त्य सेन महोदय, ठीक है, कहाँ गए भाई? अमर्त्य सेन महोदय। दूसरे पाकिस्तानी हैं, ठीक है, तो पाकिस्तानी महोदय का नाम क्या है? महबूब उल हक, ठीक है। तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, इन दोनों ने मिलकर के एचडीआई अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को क्या किया था? डेवलप किया था, ठीक है। इसी के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अच्छा, आपने इसमें एक बात और देख लिया, अभी आपने, हमारा एक चीज बच गया, आपने देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इस पूरे रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 134 है। पहले स्थान पर कौन है भाई? ये तो भूल ही गए हम लोग। पहले स्थान पर नोट करो, स्विट्जरलैंड है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें अब चार्ट नहीं बनाया हुआ है इस पूरे मैगजीन में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी मैगजीन इस बार गड़बड़ दिया है, बट ठीक है, समझिएगा, मैं चार्ट बताता रहा हूँ, नोट कर लेना। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर आपका नॉर्वे शामिल है, तीसरे स्थान पर आप लोगों का आइसलैंड शामिल है, ठीक है। इसके बाद सीधे याद करो 134, 134 पे भारत शामिल है। भारत के बाद सीधे याद करो लास्ट तीन रैंकिंग, ठीक है। लास्ट तीन रैंकिंग में कौन है भाई? आपका 193वें स्थान पर सोमालिया है सबसे लास्ट में, ठीक है, सोमालिया। सोमालिया से पहले 192 स्थान पर सूडान है, और इससे पहले 191 स्थान पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मतलब सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक, ठीक है, अफ्रीकन रिपब्लिक, ये शामिल है, ठीक है। तो ये 3 3 6 और एक 7, 7 देश आप लोगों को याद करना है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, भारत, फिर आप लोगों का हो गया सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक, सूडान और सोमालिया। सोमालिया सबसे अंत में, स्विट्जरलैंड सबसे नंबर 1 पर है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट बताती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें और समझिए। बात आप लोग यहाँ पर ये समझनी है कि देखो, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, वो केवल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर बेस्ड नहीं है। इसके अंतर्गत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अलावा कई सारे अन्य रिपोर्ट, कई सारे इंडेक्स का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप देखो, इनइक्वेलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इनइक्वेलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का प्रयोग करते हैं हम लोग, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रयोग करते हैं, जेंडर इनइक्वेलिटी इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आप देखो पीएचडीआई, पीएचडीआई क्या है भाई? तो यहाँ देखो पीएचडीआई का फुल फॉर्म दिया हुआ है कुछ कुछ, प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पीएचडीआई का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अलावा अन्य बहुत सारे इंडेक्स होती है, ठीक है, अन्य बहुत सारे इंडेक्स भी जारी किए जाते हैं। ये सारे इंडेक्स कौन जारी करता है? ऑब्वियसली यूएनडीपी जारी करता है।
अब इस मैगजीन में क्या किया गया ना कि इन सारे इंडेक्स के संदर्भ में कुछ कुछ दो दो लाइन एक एक लाइन कहीं पर दे दिया है, थोड़ा समझने का प्रयास करते क्या कह रहा है, ताकि एटलीस्ट वो एक बार हम लोग देखते चले पर। जैसे कि सबसे पहले जो यहाँ पर कह रहा है वो कह रहा है असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, मतलब IHD, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बात क्लियर है? इनइक्वालिटी एडजस्टेड का मतलब क्या है? देखो IHDI जो होता है ना, इट एडजस्ट द HDI फॉर इनइक्वालिटी इन दैट रीजन, इनइक्वालिटी इन दैट पॉपुलेशन। मतलब जैसे मैंने भारत में इसने बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो 0.644 इसकी वैल्यू है, लेकिन ये हमारा एवरेज है ना। ऐसा भी तो होगा कि भाई कुछ लोग बहुत अमीर होंगे, कुछ लोग बहुत गरीब होंगे। जो असमानता है सभी पैरामीटर्स के अंतर्गत, जो पैरामीटर्स यहाँ पर जारी किए जाते हैं, उन सभी पैरामीटर्स में जो असमानता है, जो असमानता का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको जब हम स्टडी करते हैं और फिर हम लोग एक एडजस्टेड, एक समायोजित SDI जारी करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं IHDI, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, बातें क्लियर हो गया? इस अगर हम केवल IHDI की बात करें तो यहाँ पर पहले स्थान पर आप लोगों का आइसलैंड शामिल हो जाता है, ध्यान रखना। पहले स्थान पर आप लोगों का आइसलैंड शामिल हो जाएगा, फिर आप लोगों का नॉर्वे आ जाएगा, फिर आप लोगों का डेनमार्क आ जाएगा। यहाँ पर वो स्विट्जरलैंड शामिल नहीं है पहले स्थान पर, ध्यान रखिएगा आप लोग। IHDI में क्रम अलग हो जाता है क्योंकि इसको हमने असमानता के आधार पर, इनइक्वालिटी के आधार पर एडजस्ट किया हुआ है। उस क्षेत्र में कितनी इनइक्वालिटी है, किस प्रकार से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग जब हमने इसको, इस इंडेक्स को थोड़ा सा समायोजित किया तो IHDI यहाँ पर बनकर के आ गया। ठीक है, अब अगला देखो, अगला है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये भी इसी के अंतर्गत जारी होता है। ये क्या कहता है भाई? देखो पहली बात तो MPI जो होता है ना, ये 10 पैरामीटर्स पर आधारित होता है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, अगर आप ध्यान दोगे तो जो नीति आयोग है भारत में, क्या है, नीति आयोग भी बहुआयामी गरीबी सूचकांक या फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करती है स्टेट्स के लिए, राज्यों के लिए। इसमें जो पैरामीटर्स है उनकी संख्या 12 है, लेकिन UNDP का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें 10 पैरामीटर्स को शामिल किया गया है। कंफ्यूज मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, नोट करते चलोगे पैरेलली तो मजा आ जाएगा चीजों को याद करने में। ठीक है, एक बार इस क्लास को देख लो, उसका सेल्फ स्टडी करो, टॉपिक कभी भूलेगा ही नहीं, गारंटी मैं ले रहा हूं। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी इसी प्रकार से एक इंडेक्स है जिसमें हम लोग बहुआयामी गरीबी की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं दिया गया डिटेल में, तो छोड़ो अभी। ठीक है, अब समझो आगे। अगला कह रहा है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब GDI, और इसी GDI के साथ साथ एक शामिल कर दिया आप लोगों का जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ये सारे इंडेक्स आपके ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में शामिल किए जाते हैं कहीं ना। ठीक है, तो अगर हम लोग जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डेनमार्क पहले स्थान पर है। ठीक है, मतलब सबसे कम असमानता कहाँ पर है, तो डेनमार्क में, डेनमार्क के बाद नॉर्वे में, और नॉर्वे के बाद आइसलैंड में। ठीक है, आइसलैंड में यहाँ पर भी क्रम चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो चुका है, क्रम चेंज हो चुका है। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब ये होता है कि अगर जो HDI है, पहले आप क्या करो, आप महिलाओं के लिए एक अलग से HDI कैलकुलेट कर लो, आप पुरुषों के लिए अलग से HDI कैलकुलेट कर लो, और दोनों का रेशियो ले लो। अगर ये 1 के बराबर है मतलब वहां पर क्या है, वहां पर समानता विद्यमान है। अगर वो 0 के बराबर है तो क्या है, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में अगर वैल्यू 0 है मतलब सबसे कम असमानता है, और अगर वैल्यू यहाँ पर 1 है मतलब सबसे ज्यादा असमानता। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो क्रम बनता है देशों का वो ये बनता है, वो ये बनता है। ठीक है, याद रहेगा ना भाई? देखो बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आई होप की चीजें याद होती हैं। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो भारत की जो रैंकिंग है, ठीक है, भारत की वैल्यू लैंगिक असमानता सूचकांक मतलब जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में 2022 में 108वें स्थान है। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? UNDP। भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग 108वीं है 2022 में। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने अपनी रैंक में इंप्रूवमेंट किया। इंप्रूवमेंट क्यों किया? क्योंकि 2021 में हमारी रैंकिंग यहाँ पर कितनी थी, 122 थी। हम 122 से 108 स्थान पर आए हैं, बड़ा अच्छा छलांग लगाया हमने। ठीक है, तो ये भारत की एक अच्छी बात है। ठीक है, तो रिपोर्ट को भी आप लोग पहले नोट डाउन करो कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 108 है, पहले हमारी रैंकिंग 122 थी। ठीक, 122 थी। ये सारी बातें इस मैगजीन में नहीं दी गई है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैगजीन में नहीं है। तो जो मैं बता रहा हूँ पैरेलली नोट करते चलोगे तो फायदा मिलेगा। आपने क्या देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है,
134 है। अगर आप ध्यान दो तो पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग यहाँ पर 135 थी, मतलब हमने एक स्थान का इंप्रूवमेंट यहाँ पर भी दर्ज किया है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के संदर्भ में ये रिपोर्ट भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा आपने एक रिपोर्ट यहाँ पर और देखा, एक इंडेक्स यहाँ पर आपने और देखा, उसका नाम है प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या होता है भाई? ग्रही दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक, मतलब एक ऐसा इंडेक्स है जो कि जो हमारा स्टैंडर्ड HDI होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, उस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को समायोजित करता है। किस लिए? तो जो कंट्री का कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो हम एमिशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग, या फिर मटेरियल फुटप्रिंट के अकॉर्डिंग, जो फुटप्रिंट होता है ना वस्तुओं का, ठीक है, तो मटेरियल फुटप्रिंट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के अकॉर्डिंग हर देशों के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को समायोजित किया जाता है। उसको हम लोग कहते हैं प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड, ग्रही दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक। इसमें अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या है, यूनाइटेड किंगडम शीर्ष स्थान पर है, यूके यहाँ पर नंबर 1 स्थान पर है, ठीक है, यूके यहाँ पर क्या है, नंबर 1 स्थान पर है। ये बात आप लोग चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। इसमें अगर आप भारत को ध्यान दोगे तो भारत की रैंकिंग यहाँ पर क्या होती है, ठीक है, रैंक में यहाँ पर हम इंप्रूवमेंट दर्ज करते हैं, वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, ठीक है, हमारे लिए क्या है, अच्छी बात है, ठीक है। बात क्लियर हो गया? ये सारे पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के संदर्भ में याद करने। देखो ये क्लास आई नो बहुत ही बोरिंग, बहुत ही आंकड़ा बेस्ड क्लास थी, बहुत ही डाटा बेस्ड क्लास थी। मैंने प्रयास हमेशा ये किया कि मैं वो आंकड़े भी आप लोगों को इंटरेस्टिंग वे में याद कराने का प्रयास करूँ, ठीक है। तो आई होप की चीज़ें आप लोगों को याद हुई होंगी, आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक काम करो पहले, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इस पूरे क्लास का रिव्यू दो, फीडबैक दो, बताओ क्लास कैसी लगी है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ें समराइज कराता हूँ, ठीक है। देखो जैसे आपने देखा कंपनियों के संदर्भ में 3 रिपोर्ट थी। 3 रिपोर्ट का नाम क्या था? वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी रिपोर्ट, ग्लोबल 500 रिपोर्ट और ब्रांड फाइनेंस की IT सर्विस की कंपनी रिपोर्ट, ठीक है। हम लोग को क्या है सब पता है। ह्यूरॉन के आपने 3 रिपोर्ट देखा, ह्यूरॉन की ग्लोबल रिच लिस्ट रिपोर्ट देखा, इंडिया रिच लिस्ट रिपोर्ट देखा और एक यूनिकॉर्न इंडेक्स देखा, याद रहेगा। आपने देखा एक विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची, जो कि हेनले एंड पार्टनर और न्यू वर्ल्ड वेल्थ के अकॉर्डिंग जारी किया जा रहा था। आपने देखा विश्व में अरबपतियों की सूची के लिए फोर्ब्स ने एक आंकड़ा जारी किया था। इसी फोर्ब्स ने विश्व की 100 पावरफुल महिलाओं के संदर्भ में भी अपना एक आंकड़ा यहाँ पर जारी किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपने देखा एयरपोर्ट अवार्ड के संदर्भ में स्काई ट्रक्स की भूमिका, और स्काई ट्रक्स ने बताया कि भारत के जो 5 एयरपोर्ट जो कि टॉप 100 में शामिल हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, वो कहाँ पर लोकेटेड है। इसके अलावा इस स्काई ट्रक्स ने 3 एयरपोर्ट को कुछ पुरस्कार भी दिया हुआ है और 2 एयरपोर्ट होटल्स को पुरस्कार दिया हुआ है, उनके बारे में आपने देखा। आपने इस मैगजीन से इतर कुछ एयरपोर्ट के संदर्भ में कुछ फैक्ट और थे जो कि हमने डिस्कस किया, उसको भी आपने याद किया यहाँ पर पैरेलली, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स तो हमने देख ही लिया, ह्यूरॉन ग्लोबल लिस्ट हमने देख लिया, ये सारे पॉइंट्स तो कवर हो चुके हैं, ठीक है। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़े से बहुत सारे फैक्टर्स को यहाँ पर बहुत ही अनसिस्टमेटिक मैनर में प्रदर्शित किया गया, लिखा गया है, बट हमने उसको सिस्टमेटिक वे में समझने का प्रयास किया। हमने ग्लोबल फाइनेंस रिपोर्ट देखी, हमने उसमें सारी कंपनियों की वैल्यूज़ देखी। चलो हमने एक देखा यहाँ पर स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ठीक है, जो कि BEE और AEEE के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब आप लोग एक बार खुद से बैठो, पूरे टॉपिक का रिवीजन करो, नोट्स का रिवीजन करो, क्लास में जो आपने पढ़ा है उसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दो। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि आप लोग इसके बारे में बताओ। प्लस जो हमारी लगभग 1000 करंट अफेयर्स MCQ की एक पूरी बैच बनाया हमने, केवल 99 रुपये में। आप लोग चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, आप लोग यहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिस करो। एग्जाम UPPCS का हो, BPSC का हो, UPRO का हो, जो भी एग्जाम हो जहाँ पर करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं, वो सारे टॉपिक आप यहाँ से बहुत ही ईजिली पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोग अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। मैं कमेंट सेक्शन में सबके रिप्लाई का, सबसे कमेंट का वेट जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए।